तो दोस्तों इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक छोटा सा गांव देखते हैं। इस गांव में एक 10 साल का लड़का होता है, उसका नाम आरडी होता है। आज उसका जन्मदिन है और अपने माता पिता के साथ जन्मदिन मना रहा होता है। उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं आरडी को लेकर, क्योंकि आरडी बचपन से ही बहादुर होता है और उसके पास बहुत सारी मैजिशियन पावर है, जिसकी वजह से उसको हराना या किसी चीज में फेल करना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों हमें यहीं पर एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इस फ्लैशबैक में हम ये देखते हैं आरडी अपने पुनर्जन्म में एक बहुत पावरफुल लॉर्ड डीमन होता है और उसका पुनर्जन्म वापस हुआ है 2022 में, लेकिन उसके बाद भी उसके पास वही पूरी शक्तियां बराबर होती हैं। तभी उसके पेरेंट्स उससे बोलते हैं, बेटा अब तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, क्योंकि तुम अब बड़े हो गए हो। आरडी को सुन के लगता है हाँ ये बात सही है, मैं 10 साल का हो गया और मेरे पास अभी कोई दोस्त भी नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वो छत पर जाकर कुछ गाँव के लड़कों को देखता है, लेकिन वो सारे लड़के दोस्ती करने के बजाय वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। और भागे भी क्यों ना, क्योंकि आरडी अभी भी उसे डीमन की तरह घूर रहा होता है। ये देखकर आरडी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है। जिसके बाद हम आरडी को बाजार में देखते हैं। वहाँ पर उसे 3 लड़कियां दिखाई देती हैं और बिना सोचे समझे डायरेक्ट उससे बोल देता है, क्या तुम मेरा दोस्त बनोगी? इसके बदले में मैं आधी दुनिया लाकर तुम्हारे पैरों में रख दूंगा। अब ये बात सुनने के बाद सारी लड़कियां समझती हैं ये पागल है क्या। अब भाई लड़कियों से ऐसे बात करोगे तो कोई क्या ही सोचेगा। जिसके बाद वो सारी लड़कियां उसको इग्नोर मारते हुए वहां से निकल जाती हैं। तो यहाँ पर हमें साफ साफ पता चलता है इस एनिमे का मेरा मेन हीरो इंसानों से घुलने मिलने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अब ये सब देखने के बाद आरडी को बहुत तेज गुस्सा आता है, जिसके बाद वो सीधा जंगल में भागता है और अपने पावर से लगता है धमाके करने, जिसके वजह से उसका गुस्सा कुछ शांत हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम अपने आरडी को देखते हैं जो अपने घर के बाहर बैठा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, उसका नाम मेयर होता है। वो आदमी आरडी से पूछता है, आखिर भाई तुम उदास क्यों बैठे हो, इसका कारण क्या है? जिस पर आरडी बोलता है, क्या करूँ, मेरा कोई दोस्त ही नहीं बन रहा है। मैं बहुत बोलना चाहता हूँ लेकिन कोई मुझसे बोलने के लिए राजी ही नहीं है। जिस पर वो बोलता है, हो सकता है तुम्हारा बात करने का तरीका सही नहीं हो, इसको सुधार कर देखो। वो मेयर आरडी से बोलता है, सबसे पहले तो तुमको उनको प्यार देना है और साथ ही साथ रिस्पेक्ट देना है, जिसकी वजह से वो तुमसे घुल मिल सके। अब ये सुनने के बाद आरडी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सीधा दौड़ पड़ता है दोस्तों को बनाने के लिए। तभी वहाँ पर हम आरडी के पेरेंट्स को देखते हैं। जब वो मेयर को ये बात सिखाते हुए सुनते हैं तो मेयर को थैंक यू बोलते हैं और साथ ही साथ उन्हें अपने घर पर इनविटेशन भी देते हैं, जिसके लिए वो राजी भी हो जाता है। अब इधर हम आरडी को देखते हैं जो पहुंच जाता है 2 लड़कों के पास और वो बिल्कुल उसके साथ रिस्पेक्ट के साथ बोलता है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? जिसके बाद वो तीनों लड़कियों के पास भी पहुंचता है। आरडी जब उन तीनों लड़कियों को देखता है तो वो उनके सामने रोमांटिक सा सीन करते हुए उनसे बोलता है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, मेरे साथ खेलोगी? लेकिन भाई आरडी कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग दिखा देता है, जिसके वजह से वो तीनों लड़कियां फिर इसे पागल समझती है और दौड़कर वहां से भाग जाती हैं। इधर हम फिर अपने आरडी को देखते हैं जो नाराज हो जाता है और गुस्से में जाकर जंगल में बैठ जाता है। वो जंगल में बैठकर कुछ सोच ही रहा होता है, तभी उसके पीछे एक खूंखार भालू आता है, लेकिन आरडी उसे चुटकी बजाते हुए जला के राख बना देता है। अब इसके बाद फिर से बहुत सारे जानवर आते हैं और फिर वो चुटकी बनाकर उन्हें राख में उड़ा देता है। लेकिन दोस्तों तभी उसे किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके बाद वो घबरा जाता है और उड़ते हुए उसके तरफ भागने लगता है। आरडी कुछ दूर आगे जाने के बाद एक रीना नाम की लड़की को देखता है जो एक उजले कलर की भेड़िया से लड़ रही होती है। वो उजले कलर का भेड़िया उस रीना को मारने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि रीना एक बहुत खतरनाक मैजिशियन रिंग की वजह से उस व्हाइट भेड़िए को जला के राख में बदल देती है। अब ये देखकर आरडी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि आरडी जितना जानता था उस लड़की को, वो लड़की उससे भी कई ज्यादा पावरफुल निकली। अब ये सब देखने के बाद भाई आरडी का इच्छा बढ़ जाता है उस लड़की से दोस्ती के लिए, जिसके बाद वो उसके पास जाता है और आगे बढ़ते हुए रिस्पेक्ट और प्यार के साथ उसे दोस्ती के लिए अपना आगे हाथ बढ़ाता है। रीना जब ये सारी चीजें देखती है तो वो उसको कुछ बोलती नहीं है, जिसके वजह से आरडी को लगता है हमें डायरेक्ट ही दोस्ती के लिए नहीं पूछना चाहिए था। जिसके बाद रीना बहुत गुस्से में बोलती है, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहूंगी? लेकिन दोस्तों असल में बात कुछ और ही थी। असल में रीना आरडी से भी बहुत ज्यादा शर्मीली थी और उसे भी दोस्ती करने में बहुत ज्यादा शर्म आती थी। जिसके बाद बिना सोचे समझे बिना कुछ कहे रीना वहाँ से भाग जाती है। इधर हम आरडी का मुंह देखते हैं जो फिर से लटक जाता है। उसे ऐसा लगता है कि फिर से हम अपने मिशन में फेल हो गए। तभी सीन शिफ्ट होता है
और हम इधर आरडी के घर पर देखते हैं जो मेयर उसके माता पिता के साथ चाय पी रहा होता है और उनके बीच एक अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाती है। जिसके बाद जब मेयर उनके घर से निकल रहा होता है तभी रीना दौड़कर उसके पास आती है और उसके गले लग जाती है। हमें यहीं पर पता चलता है कि रीना उसकी बेटी होती है। दरअसल रीना को उसका अप्रोच बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था आरडी का, जिस तरीके से आरडी उसे दोस्ती के लिए पूछा था। तभी वहाँ पर आरडी आता है और वो जब ये देखता है कि रीना उसकी बेटी है तो वो तो भाई उसके पीछे ही पड़ जाता है उसको प्रपोज करने के लिए, सॉरी मेरा मतलब उसको अपना दोस्त बनाने के लिए। वो हर दम रीना के पीछे लगा होता दोस्ती के लिए, लेकिन हर बार रीना उसे इग्नोर मारती रहती है। जिसके बाद एक दिन आरडी रीना के बर्थडे पर बहुत सारा रोज लेकर जाता है और उसको देते हुए बोलता है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, लेकिन रीना को ये पसंद नहीं आता और वो अपने जादू से आरडी को जला देती है। लेकिन दोस्तों रीना के इस हरकत की वजह से हमारे आरडी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तभी सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर रीना को देखते हैं जो जंगल में एक बियर यानी कि एक भालू से फाइट ले रही होती है। तभी वहाँ पर हमारा आरडी पहुँचता है और वो पागल आशिक दीवाने की तरह रोमांटिक में मूड में आते हुए रीना को बोलता है तुम बहुत क्यूट हो, सुंदर हो। ऐसे बोल बोलकर वो रीना की खूबसूरती का बयान देने लगता है। अब ये सुनकर रीना उसे कहती है तुम पागल हो, बेवकूफ हो, ये कहते हुए उसे इग्नोर मारती है और वहाँ से निकल जाती है। तभी दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम आरडी को देखते हैं जो अपने घर पर एक कैलकुलेशन में डूबा होता है। दरअसल वो ये बात सोच रहा होता है कि आखिर मुझसे कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है जिसकी वजह से रीना हमसे दोस्ती नहीं रखना चाहती। इस चीज के बारे में वो सोच ही रहा होता है। तभी उसे बाहर काफी ज्यादा हल्ला की आवाज सुनाई देती है। दरअसल दोस्तों गांव पर बहुत सारे गोब्लिन्स अटैक मार देते हैं जिसकी वजह से सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। आरडी जब बाहर आके देखता है तो वो देखता है कि बहुत सारे गोब्लिन्स आ चुके हैं और कुछ गोब्लिन्स तो उन्हीं 3 लड़कियों को ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर आरडी के डैड आ जाते हैं और वो अपने तलवार से खचाकर सभी गोब्लिन्स को मार देते हैं। आरडी को कुछ समझ भी नहीं आता तो वो अपने डैड से पूछता है डैड ये सब क्या हो रहा है, लेकिन जल्दी जल्दी में डैड उसे कुछ बता पाते। तभी वहाँ पर मेयर दौड़ते हुए आता है और वो कहता है मेरी बेटी रीना अभी तक घर वापस नहीं आई। अब ये बात सुनकर आरडी को बहुत ज्यादा शौक लगता है। तभी उसे याद आया है मेरी तंग करने की वजह से वो जंगल में अंदर जा चुकी है। जिसके बाद आरडी उन लोगों से बोलता है आप टेंशन मत लीजिए, हम रीना को जरूर खोज के लाएंगे। ये कहते हुए वो पहाड़ के साइड उड़कर निकल जाता है। मेयर जब आरडी को हवा में उड़ते हुए देखता है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि अरे बाप रे ये तो हवा में उड़ रहा है। तभी दोस्तों हम इधर दूसरी साइड रीना को देखते हैं जो जंगल में होती है और उन्हें बहुत सारे गोब्लिन्स घेर लिए होते हैं। उनके बीच में रीना तलवार लेकर खड़ी होती है। तभी उनका एक लीडर उससे कहता है रीना से तुम अपने परिवार के कोई भी मेंबर को बुलाना चाहो तो बुला सकती हो क्योंकि हम उन्हें भी मार देंगे। अब ये बात सुनने के बाद रीना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि परिवार के नाम पर उसके साथ उसके पिता ही रहे हैं। स्कूल टाइम में न तो उसका कोई दोस्त था क्योंकि सारे दोस्त उसे बहुत ज्यादा अजीब समझते थे और मम्मी तो उसकी थी ही नहीं। अब ये सब सोचने और याद आने के बाद रीना अपने हाथ से तलवार फेंक देती है और उस गोब्लिन से बोलती है आओ तुम जो करना चाहो मेरे साथ कर सकते हो। ये सुनने के बाद सारे गोब्लिन्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो गोब्लिन्स सारे जैसे ही उसके ऊपर हल्ला बोलने ही वाले होते हैं तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक सर्कल बनता है जिसकी वजह से सारे गोब्लिन्स रीना से दूर जाकर फेंका जाते हैं। और भाई यहीं पर एंट्री होती है हमारे बाबू भैया यानी कि आरडी की और ये सारा काम आरडी का ही होता है। रीना जब उसे देखती है इस चीज को करते हुए तो वो पहली बार तो उसके मुंह से आरडी का नाम निकलता है। अब ये सुनकर भाई आरडी के पेट में गुलगुले उठने लगते हैं। तभी दोस्तों वहाँ पर वो लीडर उसको देखते हुए बोलता है ए बच्चे तुमने यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा गलती कर दिया, अब हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद आरडी बस अपना आंख बंद करता है और छोटे मोटे सारे गोब्लिन्स को उठाकर मार देता है। इस चीज को देखते हुए लीडर भी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन दोस्तों उस गोब्लिन्स का लीडर वहां से भाग पाता उससे पहले आरडी उसे तुरंत हवा में मसल देता है और इस तरीके से आरडी अपने होने वाली प्रिंसेस का जान बचा लेता है। अब इधर हम मेयर को देखते हैं जो ये सोचता है अगर आरडी ने मुझसे प्रॉमिस किया है तो जरूर वो मेरी बेटी रीना को बचा कर लेकर आएगा। इधर जब आरडी उससे पूछता है रीना से क्या तुम ठीक हो तो रीना उसे डांट लगाते हुए कहती है आखिर तुमने मेरा जान क्यों बचाया, मैं उस गोब्लिन्स के हाथों मरना चाहती थी
क्योंकि मेरी जिंदगी में कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल सी जिंदगी है। ना तो मेरा कोई दोस्त है जिंदगी में, ना तो कोई ऐसी कुछ चीज है ही जिससे मेरे मन लग सके। आरडी उससे कहता है मेरी भी सिचुएशन बिल्कुल तुम्हारी तरह है, सेम टू सेम। मैं भी बहुत सारे दोस्त बनाने के लिए सोचता हूँ लेकिन कोई बन नहीं पाता। जिसके बाद आरडी उसे अपनी चिकनी चूड़ी और मीठी मीठी बातों से उसे पिघला देता है और वहाँ पर रीना पिघल भी जाती है। जिसके बाद वो उससे दोस्ती करने के लिए राजी हो जाती है और फाइनली उनके बीच में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और काफी लंबा टाइम का शिफ्ट होता है। हम कुछ साल बादों का सीन देखते हैं जहाँ पर रीना उसके रूम में आती है और उसे जगाने के लिए उसके बेड पर आकर लेट जाती है और वो दोनों कुछ हद तक बड़े भी हो जाते हैं। जहाँ पर वो उसे यानी कि आरडी उसे मैनर सिखाने लगता है। वो बोलता है तुम्हें तमीज नहीं है क्या, कोई भी लड़की इस तरीके से किसी लड़के के बेडरूम में नहीं जाती। आरडी और रीना को देखते हैं जो एक मैजिकल स्कूल में पहुंचे होते हैं एडमिशन लेने के लिए। वहां के जब हेडमास्टर उन्हें देखते हैं तो खुश होते हुए बोलते हैं तुम्हारे माता पिता भी बहुत बड़े मैजिशियन थे। वो बोलते हैं कि यहाँ पर जो भी एडमिशन लेने के लिए आता है उसे अपना एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन तुम लोग से मैं कोई एग्जाम नहीं ले रहा, तुम्हारे लिए सब कुछ फ्री है। तभी दोस्तों आरडी बोलता है नहीं, हमारे ऊपर दया मत दिखाइए, हमसे भी एंट्रेंस एग्जाम लीजिए। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आरडी भी अपना पावर दिखाना चाहता था, इसलिए वो बोल रहा था। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाता है और वहाँ पे रिजल्ट आया होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रीना बहुत अच्छे नंबर से पास हो गई होती है। वहाँ पर आरडी भी पास हो गया होता है लेकिन उसका नंबर 0 आया होता है। अब ये नंबर देखकर भाई आरडी का दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलता है इतना खराब नंबर कैसे आ गया मेरा, ये जरूर मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहा है। तभी दोस्तों वहाँ पर हेड मास्टर आते हैं और उन दोनों को बधाई देते हुए बोलते हैं बधाई हो, तुम दोनों लोग पास हो गए। आरडी अपने टीचर से पूछता है आखिर मेरा 0 नंबर क्यों आया और मैं कैसे पास हो गया। जहाँ पर उसके टीचर बोलते हैं तुमने कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, लेकिन जिस बारीकी से उत्तर लिखा है इस चीज को देखते हुए हमने तुम्हें पास किया है और अब तुम रीना के साथ स्कूल आ सकते हो। जिसके बाद दोस्तों वो हेडमास्टर आरडी के माता पिता के बारे में बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि 10 साल पहले एक बहुत खतरनाक ड्रैगन से इनके माता पिता ने एक छोटे से गाँव को बचाया था। ये सुनकर वहाँ पर सभी बच्चे आरडी की वाह-वाह करने लगते हैं। तभी दोस्तों यहाँ पर दूर खड़ी एक लेडी इन लोगों को सुन रही होती है। तभी दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम रीना और आरडी को देखते हैं। रीना जहाँ पर जाते वक्त मुस्कुरा रही होती है, वहीं पर आरडी काफी ज्यादा टेंशन में होता है। दरअसल दोस्तों आरडी ये सोच रहा होता है न जाने मेरा क्या रिव्यू रहेगा, परफॉर्मेंस रहेगा, इस चीज को लेकर वो टेंशन में था। लेकिन जब वो रीना को मुस्कुराते हुए देखता है तो उसके दिल में भी कुछ चैन मिलता है। तभी दोस्तों वो लोग क्लास में जब पहुंचते हैं तो आरडी के पास सारी लड़कियां आ जाती हैं और रीना के पास सारे लड़के आ जाते हैं। दरअसल वो सारे लोग उन दोनों से दोस्ती करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों उसी क्लास में कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको दूसरे की कामयाबी से जलन होती है। उसी भीड़ में एक लड़का भी खड़ा होता है जिसका नाम स्पेंसर होता है। वहाँ पर पीछे मौजूद एक गरीब लड़की को मार रहा होता है और उसे कहता है तुम एंट्रेंस एग्जाम में किसी के साथ सो कर पास हुई हो। ये सब चीज जब देखते हैं रीना और आरडी तो उस लड़की के लिए खड़े होते हैं। वहाँ पर रीना आकर उसे बोलती है तुम उस लड़के से यानी कि उस लड़की से माफी मांगो। जिस पर वो लड़का स्पेंसर हंसते हुए बोलता है क्या बोली, माफी माई फुट, मैं आज तक किसी से जिंदगी में माफी नहीं मांगा। दरअसल दोस्तों वो जो लड़की होती है उसका पूरा परिवार उस स्पेंसर के घर पर काम करती है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो वो लड़की उसकी नौकर हुई, सर्वेंट हुई। लेकिन दोस्तों इस बात से उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आरडी और रीना को। उसके बावजूद भी वो बोलते हैं कि तुम उससे माफी मांगो, जिसके लिए स्पेंसर बोलता है माफी तो मैं नहीं मांगने वाला, अगर तुम्हें ज्यादा परेशानी है तो आओ मेरे साथ फाइट ले लो। यानी कि वो झगड़े के लिए उनको ललकार रहा होता है। तभी स्पेंसर आरडी से बोलता है आओ मुझसे लड़ाई करो और अगर तुम लड़ाई में हमसे जीत गए तो हम इस लड़की से माफी जरूर मांगेंगे। जिस पर वो आरडी राजी हो जाता है। तभी रीना उससे बोलती है नहीं आरडी, फाइट के लिए मत जाओ, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये इसी उम्र में लेवल 1 पर पहुंच गया है। तभी दोस्तों क्लास के अंदर हमारी एक मैडम की एंट्री होती है जिनका नाम लेडी ओलिविया होता है। उन्हें देखकर आरडी काफी ज्यादा डर जाता है। दरअसल पिछले जन्म में आरडी की वो टीचर हुआ करती थी, तो इस वजह से आरडी उनके साथ काफी नरमी से पेश आता है ताकि उनको शक न हो जाए कि मैं एक लॉर्ड डीमन हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कहानी में ट्विस्ट आ जाती है। दरअसल वो लेडी ओलिविया उन दोनों की बातें सुन लेती है फाइट वाली, जिसके बाद वो परमिशन दे देती है और वो खुद चाहती है कि इन दोनों के बीच में फाइट हो। तभी दोस्तों यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम सभी बच्चों को ग्राउंड में देखते हैं और वहाँ पर स्पेंसर और आरडी को खड़े देखते हैं। दरअसल अब यहाँ पे उन दोनों के बीच
फाइट शुरू होने वाला होता है। लेकिन दोस्तों आरडी खड़ा होकर ये सोच रहा होता है कि इस तरीके से हम इस स्पेंसर को हरा दे ताकि मैडम यानी कि वो लेडी ओलिविया को शक भी ना हो कि मैं एक लॉर्ड डीमन हूँ। तभी दोस्तों वहाँ पर स्पेंसर बड़े बड़े डील हाँकने लगता है। वो बोलता है कि मैं तो तुमको पहले माफ करने वाला था, लेकिन मैं देखा कि लेडी ओलिविया का भी मन था कि मैं तुम्हें पावर के जरिए हराऊं, तो अब मेरे जादू से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता बच्चे। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों इतना कहने के बाद वो एक फायर बॉल बनाता है और आरडी के ऊपर जोरदार फेंकता है। दरअसल वो बहुत पावरफुल बॉल था, लेकिन भाई इधर मेरा आरडी भी कोई कच्चा खिलाड़ी थोड़ी है, उसको घंटा कोई इफेक्ट नहीं आया। वो एक तरीके से शील्ड बनाया और उससे रुक गया। स्पेंसर जब देखता है तो वो बोलता है अरे बाप रे, हम तो तुमको कमजोर समझ रहे थे, लेकिन नहीं यार, तुम्हारे में कोई ना कोई बात तो है। जिसके बाद वो स्पेंसर एक मेगा फ्लेम और गीगा फ्लेम के बड़े बड़े फायर बॉल फेंकता है। वो बहुत दमदार होता है, लेकिन दोस्तों हमारे आरडी का कुछ भी नहीं उखाड़ पाता, क्योंकि हमारे आरडी का जो शील्ड होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और बड़े आसानी से उससे वो बच जाता है। जिसके बाद दोस्तों आरडी समझ जाता है कि ये कोई गीगा मेगा फ्लेम नहीं है, ये नॉर्मल फ्लेम है। इसके बाद अब आरडी उसको दर्शन कराता है ओरिजिनल मेगा और गीगा फ्लेम का। जिसके बाद दोस्तों हमारा आरडी एक बहुत बड़ा मेगा और गीगा फ्लेम बनाता है और उसके ऊपर बरसा देता है, जहाँ पर हमारे स्पेंसर भैया टिक नहीं पाते हैं और वहीं पर गिर के वो धूल चाट लेते हैं और मैदान में पराजित हो जाते हैं। जिसके बाद भैया स्पेंसर डर के उससे माफी मांगने लगता है और बोलता है मैं इस गेम में हार गया। तभी रीना वहां पर आती है और बोलती है चलो अब चल के उससे माफी मांगो। लेकिन दोस्तों हमारी वहां पर लेडी ओलिविया बड़े साथी तरीके से मुस्कुरा रही होती है। जिसके बाद दोस्तों वो गरीब घर की लड़की आके इन दोनों को धन्यवाद देती है स्पेंसर से बचाने के लिए। तभी दोस्तों वहां पर टीचर यानी कि वो लेडी ओलिविया आकर आरडी से पूछती हैं आखिर ये तुमने ऐसा कैसे किया, तुमने प्रोटेक्शन वॉल कहां से लगाया। इस बात को सुनने के बाद सारे लड़के भी हैरान हो जाते हैं और फिर आरडी को भी याद आता है अरे बाप रे, यहाँ पे तो ये भी मौजूद थी, मुझे देख रही होती हैं। दरअसल दोस्तों उनके स्कूल में किसी विद्यार्थी को ये पावर नहीं आता कि कोई प्रोटेक्शन वॉल भी लगा सकता है फायर के वक्त, क्योंकि दोस्तों जब आरडी उसके ऊपर वार किया था स्पेंसर के ऊपर, तो वो वहां पर वो फायर करने के बाद एक वहां वॉल भी लगा दिया था स्पेंसर के ऊपर, ताकि स्पेंसर को कोई चोट भी ना लगे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद आरडी बेचारा कुछ बोल पाता, तभी वो टीचर बोलती है मैं पता लगा लूंगी कि आखिर ये कैसे हुआ है। तभी दोस्तों यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम लेडी ओलिविया को देखते हैं, जहाँ पर वो कहती हैं आज से सारे थ्योरी क्लास बंद, अब से सिर्फ प्रैक्टिकल होगा और तुम लोग जल्दी से 3-3 का ग्रुप बना लो। जहाँ पर सारे बच्चे वापस से आरडी और रीना के पास आ जाते हैं उसके साथ ग्रुप बनाने के लिए। आरडी जब उसी लड़की को देखता है जहाँ पर वो स्पेंसर उसे परेशान कर रहा होता है, तो उस लड़की को देखते हुए रीना से बोलता है जाओ उस लड़की को बुला के लाओ, उसको भी अपने ग्रुप में हम रखेंगे। जहां पर उस लड़की का नाम हमें पता चलता है कि उसका नाम जेनी होता है। तभी दोस्तों यहाँ पर एक बार और सीन चेंज होता है और हम लेडी ओलिविया को देखते हैं जो सारे बच्चों को लेकर एक अंडरग्राउंड गुफे में पहुंचती है। वहां पर वो पहुंचने के बाद बोलती हैं तुम लोगों को अंदर जाना है और एक ब्लैक मॉन्स्टर से फाइट लेना है। ये बातें सुनकर सभी लड़के वहां पर घबरा जाते हैं, लेकिन वहां पर आरडी को देखते हुए वो बोलती हैं तुम्हारे लिए तो ये बड़ा आसान होगा। जहां पर वो आरडी बोलता है देखते हैं क्या होता है। जिसके बाद वो जब अंदर जा ही रहे होते हैं तभी उनके सामने बहुत बड़े बड़े ब्लैक मॉन्स्टर आ जाते हैं। ये देखकर जेनी डर के मारे गिर जाती है। तभी आरडी और रीना अपने पावर से उन दोनों को जलाकर राख में बदल देती हैं। जिसके बाद जेनी अपने आप को कोसने लगती है और कहती है मैं किसी काम की नहीं हूँ, बस सबके सर पर जाफर बन के रहती हूँ, मैं बोझ हूँ यहाँ पर। इस बात को सुनने के बाद आरडी उससे बोलता है अरे कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ मैजिक सिखा सकता हूँ। इस बात को सुनने के बाद जेनी तो पहले डर जाती है, लेकिन जब रीना उससे बोलती है अरे सीख लो तुम्हारे ही काम आएगा, तब जेनी रेडी हो जाती है सीखने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि आरडी उसे कुछ मैजिक के बेसिक सिखाता है, जिसके बाद उसे यूज करके दिखाता भी है। जिसके बाद दोस्तों आरडी वहाँ पर जेनी को एक नए स्पिरिट सर्कल के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये एक ऐसा मैजिक है जिसको छोड़ने के बाद उसके तरफ कोई भी समस्या यानी कि वो वुल्फ आएंगे भी, वो मॉन्स्टर्स आएंगे भी, तो वो अपने आप मर जाएंगे। इसको सुनने के बाद रीना भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो बोलती है अरे बाप रे, ये कौन सा पावर है जो मुझे भी नहीं पता। जिसके बाद दोस्तों आरडी वहां पर उन दोनों को स्पिरिट सर्कल सिखाने लगता है, जहां पर जेनी एक बार उस स्पिरिट सर्कल की वजह से एक मॉन्स्टर को मार देती है, जिसके बाद उसे काफी ज्यादा खुशी मिलता है और वो काफी ज्यादा खुश भी होती है।
जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी वो लोग एक गड्ढे में गिर पड़ते हैं। गड्ढे में गिरने के बाद आरडी समझ जाता है कि वो फ्लोर बॉस के चंगुल में फंस चुका है और वो फ्लोर बॉस और कोई नहीं, उसी सारे ब्लैक मॉन्स्टर का लीडर होता है। तभी वहां पर फ्लोर बॉस अपीयर होता है, जो दिखाई देने में बहुत ज्यादा खतरनाक और डेंजर होता है। तभी आरडी क्या करता है कि बहुत सारे स्पीड सर्कल बनाता है और उसके ऊपर हल्ला बोल देता है, जिसकी वजह से उस बॉस का थोड़ा सा हवा टाइट हो जाता है। तभी वो फाइनल अटैक के लिए जेनी से बोलता है, जेनी हमला करो। लेकिन दोस्तों जेनी इतना डरी होती है कि वो हिम्मत हार जाती है और कहती है मुझसे ये नहीं होगा। तभी दोस्तों वहां पर आरडी उसे मोटिवेशन देते हुए बोलता है, तुम कर सकती हो, प्लीज कम से कम उस स्पेंसर के लिए इतना तो करो। जिसके बाद जेनी पावर में आती है और बहुत सारा स्पीड सर्कल बनाने लगती है और उस मॉन्स्टर के ऊपर छोड़ने लगती है। दरअसल वो सारा स्पेंसर का गुस्सा उतारने लगती है उसके ऊपर, और देखते ही देखते वो सभी लोग मिलकर उस फ्लोर बॉस यानी कि उस मॉन्स्टर के बॉस को हरा देते हैं। हराने के बाद वो लोग उसका सींग काट कर ऊपर लेकर आते हैं और अपने टीचर के सामने पेश करते हैं। वहां पर स्पेंसर भी मौजूद होता है, तो वो देखकर बोलता है ये जरूर किसी का उठा कर लेकर आए हैं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ये देखने के बाद जेनी उसको खींचकर एक चपाट लगाती है कि पीछे जाकर वो गिर पड़ता है। यानी कि अब हमें पता लग चुका है कि हमारी जेनी पुरानी वाली नहीं रही, अब पावरफुल हो गई है। जिसके बाद रीना जाती है और कूड़ा लेकर उसके ऊपर पलट देती है, उस स्पेंसर के ऊपर, जहां पर स्पेंसर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वहां से दौड़कर भाग जाता है। तो दोस्तों इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम स्कूल के हेडमास्टर जी को देखते हैं, जो आरडी को ढेर सारा बधाई देते हैं क्योंकि उसके उस पावर से वो इम्प्रेस हो जाते हैं। और यहाँ तक कि स्कूल में एक कंपटीशन होने वाला है, तो वो उसे प्रेशर भी डालते हैं कि तुम इसमें भाग लो और अपना प्रदर्शन दिखाओ। लेकिन दोस्तों आरडी वहाँ पर नहीं मानता, क्योंकि आरडी शुरू से ही भलाई के लिए अपना पावर को इस्तेमाल करना चाहता था। तभी दोस्तों इस बात को सुनते हुए वो लोग बोलते हैं, इस स्कूल को ऊपर से बहुत कम फंड मिलता है, इस वजह से उनको ये कंपटीशन जीतना बहुत जरूरी है। अगर वो इस कंपटीशन को जीत जाते हैं तो उनकी फंडिंग बढ़ जाएगी, जिसके वजह से इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट्स का काफी ज्यादा भलाई होगा। इस बात को सुनने के बाद आरडी उनसे बोलता है, क्या मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा सोचने के लिए। जिसके बाद लेडी ओलिविया उसके पास आती है और कहती है, मेरा भाई भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, वो भी लोगों को भलाई के लिए ही सोचता है। लेकिन खैर कल के बाद देखा जाएगा मेरा भाई अच्छा है या तुम। जिसके बाद हम आरडी को बालकनी से जाते हुए देखते हैं। वो ये सोच रहा होता है, क्या मुझे इस कंपटीशन में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दरअसल दोस्तों उसे इस बात का डर होता है कि अगर हम भाग नहीं लें तो कहीं हेडमास्टर जी मेरा स्कॉलरशिप कैंसिल ना कर दें। अभी वो इसी सब चीज के बारे में सोच ही रहा होता है। तभी उसके सामने जेनी आती है और निधड़क डायरेक्ट उससे पूछती है, क्या मेरे साथ डेट पर चलोगे। अब ये सब सुनकर आरडी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि भाई आरडी तो आज तक किसी लड़की के इर्द गिर्द भी नहीं गया और यहाँ पर तो जेनी उसको डायरेक्ट ऑफर कर रही है डेट के लिए। वो इतना ज्यादा घबराने लगता है कि पहले तो वो जेनी को बोलता है, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। लेकिन जब वो जेनी का इतना मासूम और क्यूट सा चेहरा देखता है तो उससे रहा नहीं जाता और वो उसे बोल देता है, ठीक है चलो मैं भी चल लेता हूँ। तभी दोस्तों वहाँ पर रीना आती है और वो भी कहने लगती है कि मुझे भी चलना है डेट पर। इस बात को सुनने के बाद जेनी थोड़ी देर सोचती है और फिर वो राजी हो जाती है। दोस्तों यहीं पर सीन चेंज होता है और सीधा हम फिल्म थिएटर का सीन देखते हैं, जहाँ पर मस्त सा मूवी चल रहा होता है और आरडी बीच में लेटा होता है और दोनों लड़कियां उसके बगल में होती है। अचानक से वो दोनों लड़कियां उससे चिपक जाती हैं। इस चीज को देखते हुए भाई आरडी के सोए हुए अरमान जाग जाते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई लड़कियां उससे इतना ज्यादा चिपकी हुई हैं। थोड़ी देर में फिल्म खत्म हो जाता है और वो लोग थिएटर से बाहर जा रहे होते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। तभी वहां पर गली में कुछ लोगों का आवाज सुनाई देता है, जो आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि इस सिटी के क्वीन को मारना होगा, तभी मेरा मुनाफा होगा। इस बात को सुनने के बाद आरडी और रीना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो प्लान बनाते हैं कि हम लोग जाकर उन सभी गुंडों को पीटेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे गुंडे एक सुरंग में जाते हैं और आरडी और वो दोनों भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि वहां पर उस सुरंग में बहुत बड़ा एक मैजिकल सर्कल बनाया हुआ है, ताकि उस रानी को सिंहासन पे से हटा सके। आरडी रीना और जेनिस को कुछ बता पाता उससे पहले ही वो लोग पकड़े जाते हैं और उनको वहां के लीडर के सामने पेश किया
दिया जाता है। आरडी जब वहाँ पर खड़ा होता है तो वो बोलता है कोई होशियारी नहीं वरना मैं सबको जला दूंगा। इस बात को सुनने के बाद वो लीडर उसके ऊपर एक आग लगाता है उसी सर्कल की वजह से। लेकिन दोस्तों हमारा आरडी इतना कमजोर थोड़ी है, वो एक मामूली सी आग उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाती है। अब ये देखकर वो लीडर समझ जाता है कि आरडी कोई आम इंसान नहीं, बहुत पावरफुल इंसान है। जिसके बाद दोस्तों आरडी अपने पावर से उसका बनाया हुआ सर्कल की धज्जियां उड़ा देता है, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देता है। वो बुरे लोग समझ जाते हैं कि इससे पंगा लेना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो उसे धमकी देते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आरडी सुनकर बोलता है तुम लोग में इतना दम नहीं कि तुम मेरी एक छोटी सी बाल को भी उखाड़ सको। इतना कहते के साथ वो चुटकी बजाता है और सबके ऊपर बिजली उड़ाता है, जिसमें से लगभग सारे लोग बेहोश हो ही गए होते हैं, लेकिन वो लीडर अभी भी जिंदा होता है। वो लीडर कहता है मैं तो तुम्हें बाद में देखूंगा। इतना कहते के साथ वो अपने ओरिजिनल रूप में आता है, यानी कि एक डीमन के रूप में आता है और अपने पावर से एक छोटी लाइटनिंग पोर्ट की मदद से वहां पर एक होल बनाता है और उसमें से उड़ते हुए बाहर निकल जाता है। अब आरडी जब देख लेता है कि वो उड़ के चला गया तो वो लड़कियों से बोलता है हमें भी उड़ के उनके पीछे जाना चाहिए। जिस पर वो लड़कियां बोलती है अरे वो एक डीमन है और हम लोग इंसान हैं, हम उड़ तो नहीं ना सकते। आरडी बोलता है तुम्हारा तो पता नहीं, बाकियों का पता नहीं, लेकिन मैं तो जरूर उड़ सकता हूँ। इतना कहते के साथ वो हवा में उड़ता है और वो भी उस छेद से बाहर निकल जाता है। अब ये नज़ारा देखने के बाद वो दोनों लड़कियाँ काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं कि भाई ये क्या हो गया। जिसके बाद दोस्तों उस हम लीडर को देखते हैं जो बाहर आकर एक छोटी सी बच्ची को चुरा लेता है। इसे देखकर पब्लिक में हड़कंप मच जाता है और सब लोग भागने लगते हैं। तभी दोस्तों वहां पर आरडी पहुंचा होता है और ये सारे नज़ारे को देखने के बाद वो एक छोटा सा वहां पर एक इल्यूजन बनाता है। उस इल्यूजन में हम देखते हैं कि वो लड़की उसके हाथों से निकल जाती है और ये बिल्कुल काम भी कर जाता है। जिसके बाद दोस्तों वो लीडर वहां से भागने लगता है, लेकिन दोस्तों हमारा आरडी कहाँ उसे छोड़ने वाला था। वो बहुत बड़ा एक शार्प बबल्स छोड़ता है जिसकी वजह से वो लीडर परमानेंट यानी कि हमेशा के लिए मर जाता है। जिसके बाद दोस्तों सीन चेंज होता है। वहां पर उसी बच्ची की माँ आती हैं और आरडी को धन्यवाद देते हुए बोलती हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बच्ची को बचाया। जिसके बाद गांव के सभी लोग उसको धन्यवाद बोलने लगते हैं और उनको हवा में उछालने लगते हैं। इस नज़ारे को देखने के बाद रीना और जेनी सोचती हैं लगता है हम बहुत लेट आ चुके हैं, प्रोग्राम तो खत्म हो चुका है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि आरडी, रीना और जेनी उस रानी के महल में पहुंचते हैं जहां पर दरबार में सभी लोग खड़े होते हैं और रानी अपने सिंहासन पर बैठी होती हैं। सब लोग घुटनों के बल लेटकर उनके स्वागत के लिए तैयार होते हैं। तभी आरडी वहां पर सोचता है यही अच्छा मौका है, हमें रानी से अपने कॉलेज के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में बोलना चाहिए ताकि वो फंड बढ़ा सके, जिसकी वजह से हमें भाग भी नहीं लेना पड़ेगा। इस चीज के बारे में वो सोच ही रहा होता है। तभी रीना खड़ा होकर उस रानी के नाम से चिल्लाती है। इस बात को सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, अरे ये तो रानी के नाम से बुला रही है। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर पता चलता है कि रीना तो उसकी बचपन की दोस्त निकली। जिसके बाद वो रानी बोलती है कि अगर कोई भी रीना को भला बुरा कहेगा तो सबसे पहले तो उसे मुझसे निपटना पड़ेगा। तभी दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा प्रैंक हो जाता है। दरअसल रानी साहिबा को पता लग चुका होता है कि आरडी रीना का काफी अच्छा दोस्त है, तो वो आरडी से कहती है अब मैं आरडी से शादी करने वाली हूँ और मैं ही इसके बच्चे की माँ बनूंगी। ये सारी बातें सुनकर जेनी और रीना बोलती हैं अरे अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, ये सब क्या बके जा रही हो। तभी दोस्तों थोड़ी देर बाद वो रानी साहिबा आरडी से कहती हैं तुम पेंटागोनल क्लास का मैजिशियन बन जाओ। इस बात को सुनने के बाद दरबार में सभी लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कोई साधारण इंसान थोड़ी उसका मैजिशियन बन सकता है। आरडी भी बोलता है कि हाँ मुझे भी आपका कोई पेंटागोनल क्लास का मैजिशियन नहीं बनना है। जिसके बाद आरडी बोलता है कि अगर आपको कुछ करने का मन है तो आप मेरे स्कूल का फंड बढ़ा दो, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट का भला हो जाए। अब इस बात को सुनने के बाद वो रानी साहिबा का दिल पिघल जाता है और उनके दिल में आरडी के लिए और भी ज्यादा पसंदीदा लाइक प्यार बढ़ जाता है। तभी दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और उन सारे बुरे लोग को देखते हैं जिनकी एक सभा बैठी होती है। उस सभा में आरडी के बारे में ही बात हो रहा होता है कि वो लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी उनमें से उनका एक छोटा सा लीडर कहता है मेरे पास अभी भी एक बहुत पावरफुल मॉन्स्टर है जो उस रानी को तुरंत मार गिराएगा और इस आरडी के बच्चे को भी।
तो दोस्तों इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक प्यारी सी लड़की को देखते हैं जो आरडी के पीछे पड़ी हुई थी। और दोस्तों वही लड़की नहीं, कॉलेज की सारी लड़कियां आरडी के पीछे पड़ी हुई हैं। जब से उन्हें पता चला है कि भाई आरडी के पास इतना स्ट्रॉन्ग पावर है, तब से सारी लड़कियां उसके पीछे पागल हो गई हैं। अब ये लड़की आरडी को सीधा डेट के लिए पूछती है, लेकिन भाई हमारा आरडी साफ साफ बोल देता है नहीं नहीं, मैं अभी ये सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं हूँ। जिस पर वो लड़की बोलती है आप मेरे साथ एक रात सो के तो देखिए, उसके बाद सब कुछ रेडी हो जाएगा। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर रीना आती है और वो गुस्से से लाल होती है। ये देखकर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। तभी आरडी रीना के पास जाके बोलता है थैंक गॉड तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन रीना उससे कुछ बोलती नहीं है, दरअसल वो उससे नाराज थी और मुंह फुलाकर वहाँ से वो निकल जाती है। तभी दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम कॉलेज के हेडमास्टर जी को देखते हैं, जिनके साथ एक जेसिका नाम की टीचर होती हैं। वो हेडमास्टर जी से कहती हैं आखिर आपको अब कौन से बात का टेंशन है? आरडी के कहने पर स्कूल का फंड भी बढ़ चुका है, रानी साहिबा ने बढ़ा दिया है, तो टेंशन कौन सी बात की है? हेडमास्टर जी कहते हैं हमें टेंशन इस बात की है कि हम आरडी को टीचर बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसके पास स्टूडेंट लेवल पे जितना पावर है वो कहीं उससे ज़्यादा है, वो टीचर के लिए डिजर्व करता है। जिसके बाद हेडमास्टर जी कहते हैं कि इसने कंपटीशन में भाग भी नहीं लिया, जिसकी वजह से सारे टीचर इसको टीचर बनने के लिए राजी नहीं होंगे। अगर इसने भाग लिया होता और उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया होता तो सारे टीचर लोग भी इसको टीचर बनाने के लिए मान गए होते। अब ये बात सुनकर जेसिका हेडमास्टर जी से कहती है अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आरडी को मनाऊं इस चीज के लिए, जिस पर वो हेडमास्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर हम आरडी को देखते हैं जो अपने रूम में सोया होता है और आराम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके गेट पर जेनी आती है और वो छोटे छोटे ड्रेस में होती है। दरअसल वो आज आरडी का अरमान जगाने वाली होती है। वो उसके पास जाकर कहती है मान लो कि आज हम तुम्हें परमिशन दे दिए कि तुम रात में जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो, तो तुम बताओ तुम मुझसे क्या चाहोगे? इस बात को सुनने के बाद अब आरडी के पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराने लगता है। तभी वहीं पर हम दूसरी साइड रीना को देखते हैं जो काफी ज्यादा उदास बैठी होती है। दरअसल उसे इस बात का दुख लगा होता है कि आज आरडी मुझसे अच्छे से बात भी नहीं किया। फिर वो एक प्लान बनाती है। वो सोचती है कि मैं अच्छा सा ड्रेस पहनती हूँ और अभी आरडी के रूम में जाकर उससे सॉरी बोलूंगी ताकि वो मुझसे मान जाए। जब वो आरडी का गेट खोलती है तो वो इस पोज में देखती है आरडी को और उसके साथ जेनी को, तो भाई साहब उसका तो पारा हाई हो जाता है। वो कहती है आरडी तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये सब क्या दिखा रहे हो मुझे? जिसे देखने के बाद आरडी भी घबरा जाता है और जेनी भी। उसके बाद तो भाई रीना का क्या था, जो भी सामान पड़ा हुआ था उठाकर आरडी के ऊपर फेंकना चालू, जिस पर भाई आरडी भी कुछ बोल नहीं पाता। तभी हम देखते हैं कि जेनी उसके बगल से जाने लगती है। तभी वो रुक कर उसे कहती है एक मिनट, इतना रात गए तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वो भी इतने अच्छे ड्रेस में? जिस पर रीना उससे कहती है दरअसल मैं आरडी से माफी मांगने आई हूँ आज के लिए। हम देखते हैं कि उनके बीच में बहस छिड़ जाती है। तभी रीना उससे कहती है तुम्हारी वजह से आरडी पूरे स्कूल में फेमस हो गया है और सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ गई हैं, जिसको देखो वो आरडी से फ्लर्टिंग के लिए आ जाती है। जेनी सुनकर बोलती है रीना से लगता है कि तुम आरडी को बहुत ज्यादा ही चाहती हो। फिर हम देखते हैं कि उनके बीच में लड़ाई झगड़े की बातें होने लगती है। तभी उनके बीच में बहस होते हुए जेनी उससे कहती है अगर इस लड़ाई में मैं हार गई ना तो मैं बिना कपड़ों के यानी कि पूरे नंगे होकर सिटी में घूमूंगी। जिसे सुनने के बाद रीना को भी नहीं रहा जाता। वो कहती है कि अगर मैं हार गई तो मैं भी बिना कपड़ों के नंगे होकर चौराहे पे डांस करूंगी। अब इस बात को सुनने के बाद आरडी का दिमाग खराब होने लगता है और वो कहता है चुप चुप चुप, तुम लोग का दिमाग खराब हो गया क्या? ये सब क्या बकवास किए जा रही हो? जिसके बाद वो डांट कर उन दोनों को नीचे बैठा देता है और कहता है अगर तुम चाहती हो कि रात में मैं तुम लोग के साथ डिनर पर आऊं तो एक दूसरे से जल्दी से माफ़ी मांगो, वरना मैं नहीं आऊँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां अपने आपस में ही दोनों से माफ़ी मांगती हैं। तभी दोस्तों यहाँ पर एंट्री होती है हमारी जेसिका मैडम की, और दरअसल वो सारी बातें सुन ली होती हैं। तो वो कहती हैं कि तुम लोग को पार्टिसिपेट लेना चाहिए। दरअसल वो एक तीर से दो निशाना मारना चाहती थी। वो कैसे? पहला निशाना तो ये हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में कंपटीशन में जो जीतेगा जो हारेगा उससे ये पता लग जाएगा कि कौन आरडी के लिए बेस्ट है, और दूसरी की जो जीतेगा उसके वजह से आरडी की कॉलेज में रेपुटेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसको टीचर के पोस्ट पर लाना बहुत आसान हो जाएगा। और साथ ही साथ कोई भी टीचर को किसी प्रकार का कोई ऐतराज भी नहीं होगा। लेकिन तभी दोस्तों रीना इस बात के लिए राजी नहीं होती है और वो बोलती है कि शायद हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तभी जेसिका बोलती है अगर तुम ही सोचो कि आरडी टीचर बन गया तो उसे कितना प्रॉपर आउटफिट मिलेगा, फॉर्मल ड्रेस पहनेगा, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा हैंडसम लगेगा। क्या तुम लोग नहीं चाहती कि आरडी हैंडसम लगे? अब इस बात को सुनने के बाद वो दोनों लड़कियां खड़े होते हुए कहती हैं बिल्कुल चाहती हूँ और मैं जरूर भाग लूंगी।
तभी दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को डायरेक्ट सीन कंपटीशन का दिखाया जाता है, जहाँ पर मैदान में हर प्लेयर एक दूसरे को कॉम्पीट पर होते हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट के लिए यानी कि कमेंट्री देने के लिए कुछ लोग हाजिर भी होते हैं। और वहाँ पर कमेंट्री देने वाला और कोई नहीं, हमारा प्यारा मेयर ही होता है और आरडी के मम्मी पापा होते हैं। अब मेयर तो ठीक ठाक कमेंट्री दे रहा होता है, लेकिन आरडी के मम्मी पापा बड़ा अजीब होते हैं। मम्मी दूरबीन से लड़कियों का फ्रॉक देखते हुए कह रही थी, वाह इसका फ्रॉक कितना सुंदर है। और डैडी बेचारे सुस्त पड़े हुए थे। आरडी ये नज़ारा देखने के बाद बोलता है, नहीं नहीं ये मेरे मम्मी पापा नहीं है। हे भगवान, कहाँ से ये कमेंट्री देने के लिए बैठ गए, पूरा मूड खराब हो गया। तभी दोस्तों हम रीना को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी, क्योंकि नेक्स्ट टर्म उसी का होता है। अब इधर हम आरडी को देखते हैं जो रीना को देखता है कि वो ग्राउंड में उतर रही है, तो उसे देखते हुए भगवान से कहता है, अगर भगवान आपने इस लड़की को हरा दिया तो मैं आपको 10 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। दरअसल दोस्तों आरडी चाहता ही नहीं कि वो क्लास टीचर बने। अब इधर हम फाइट सीन में देखते हैं कि वो लड़की फटाक से रीना के ऊपर हल्ला बोल देती है, जिस पर रीना बचते बचते तो बच जाती है। जिसके बाद वो एक स्पीड सर्कल बनाती है और बड़े प्यार से वो सामने वाली लड़की को हरा देती है। अब दोस्तों फाइनली हम देखते हैं कि जेनी और रीना के बीच फाइट होने ही वाली होती है। तभी मेयर रीना को देखते हुए बोलते हैं, आज रीना जो कुछ भी है इस आरडी की वजह से है, क्योंकि आरडी बचपन से ही रीना को ट्रेन करते हुए आया है और उसे अच्छा कुछ सिखाते हुए आया है। जिसके बाद वो कहते हैं कि आरडी बड़ा होकर एक बहुत अच्छा लीडर भी बनेगा। अब इनके बीच फाइट शुरू होने ही वाला होता है। तभी वो लेडी ओलिविया कहती है आरडी से, ये मैच तो देखने लायक है। लेकिन दोस्तों न जाने आरडी को ये सब देखकर क्यों बुरा लग रहा होता है। अब दोस्तों फाइट के लिए स्टेप 1 आगे बढ़ने ही वाला होता है। तभी ऑडियंस में से एक ब्लैक कलर का कपड़ा पहना हुआ आदमी खड़ा होता है, जिसे देखकर उसके बगल की लड़की जोर से चीखती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इंसान अपने ओरिजिनल कपड़े में आता है, वो और कोई नहीं वही वो बैड डेमिन होता है। और दोस्तों वहाँ पर वो अकेला नहीं था, उसके जैसे तमाम लोग उस अंडरग्राउंड में भरे हुए थे। जिसके बाद वो सभी बड़े बड़े होकर वहाँ पर तबाही मचाने लगते हैं। तभी दोस्तों इधर हम देखते हैं कि जेसिका वहाँ पर आती है और आरडी और लेडी ओलिविया से कहती है कि ये दोनों यहाँ पर ही नहीं पूरे शहर पर हल्ला बोल दिए हैं, जिसकी वजह से सबको बचाना तो बड़ा इम्पॉसिबल हो गया है। तभी दोस्तों इधर हम रीना और जेनी को देखते हैं जो अपनी पूरी जान यानी कि पूरी पोटेंशियल लगा देती है सबको बचाने के लिए, और सभी डीमन से वो फाइट भी ले रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे जेनी कमजोर पड़ने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि रीना आकर उसे सपोर्ट करती है। अभी वो एक दूसरे को बचा ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टोन मैन आता है, जिसे देखकर वो दोनों लड़कियां घबरा जाती हैं। वो उनके ऊपर हल्ला बोलती हैं, लेकिन उसको एक खरोंच तक नहीं आता। वो उसके ऊपर हल्ला बोलने ही वाला होता है दोनों लड़कियों के ऊपर। तभी वहाँ पर मेयर आ जाते हैं और उन दोनों को बचा लेते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम लोग भागो यहाँ से। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि मेयर अपने पावर से उस स्टोन मैन की धज्जियाँ उड़ा देता है और अपने उस पावर से उसके एक एक स्टोन निकाल देता है, जहाँ पर ऑन द स्पॉट उस स्टोन मैन की डेथ हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आती है, और जिसे सुनने के बाद आपकी भी होश उड़ने वाले हैं। वहाँ पर जेसिका आती है और वो तलवार निकालकर मेयर के पीछे घुसेड़ देती है, जहाँ पर मेयर की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ये चीज़ देखने के बाद रीना जोर जोर से रोने लगती है। तभी हमें वहाँ पर पता चलता है कि जेसिका एक डीमन है और ये सारी चाल उसी की है। उसने ही वहाँ पर जेनी और रीना को बुलाया था कंपटीशन के लिए, और ये हमला बोलते हुए आरडी को भी वहाँ से उसने दूर भेज दिया है। अब ये सब जानने के बाद भाई जेनी को बहुत तेज गुस्सा आता है, तो वो जेसिका के ऊपर हल्ला बोलती है। लेकिन जेसिका के पास इतना पावरफुल एक वॉल होता है, जिसके वजह से उसका एक बाल तक नहीं उखड़ पाता। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि जेसिका मात्र एक पंच मारती है और जेनी न जाने कितना दूर जाकर गिरती है। हम देखते हैं कि जेसिका रीना से बोलती है, तुम चल रही हो या नहीं चल रही हो, अगर तुम नहीं चलोगी तो हम इस जेनी को भी मार देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि रीना अपनी पूरी जान लगाती है अपने दोस्त को बचाने के लिए, लेकिन दोस्तों वो जेसिका के सामने नहीं टिक पाती और वो हार मान जाती है। वो कहती है जेसिका कि अगर तुम नहीं चलोगी तो मुझे मजबूरन यहाँ पर जेनी को भी मारना पड़ेगा। अब भाई रीना के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। हम देखते हैं कि वो उसको अपने साथ पकड़कर हवा में उड़ाते हुए लेकर निकल जाती है और बेचारी जेनी हमारी कुछ नहीं बोल पाती है।
दोस्तों इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम आरडी को देखते हैं जो हीलिंग पावर से ट्रीटमेंट कर रहा होता है मेयर का। तभी वो सभी लोग से पूछता है आखिर वहां पर हुआ क्या था। तभी उससे मेयर बताता है वो जो जेसिका टीचर है ना, वो कोई टीचर वीचर नहीं है, वो एक डीमन ड्रैगन है और अब तो उसने रीना को भी चुरा लिया है। तभी दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम हेडमास्टर जी को देखते हैं जो आरडी के पेरेंट्स से कह रहे होते हैं ये जो जेसिका है ये कोई नई ड्रैगन नहीं है, ये बहुत पुरानी ड्रैगन है और ये वही ड्रैगन है जो बहुत साल पहले आतंक मचाई थी जिसपे बहुत सारे लोग मारे गए थे। तभी वहां पर आरडी आता है और ये कहता है ये सब सही टाइम नहीं है इन सब चीजों के लिए, हमें सबसे पहले रीना को बचाना है। मेयर सुन के बोलता है आरडी हम तुम्हारे साथ हैं, चलो बचाने चलते हैं। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि आरडी के डैड आरडी और मेयर एक छोटे से वेपन स्विचन के पास जाते हैं जहां पर बहुत सारा वेपन रखा होता है। तभी मेयर बोलते हैं यहाँ पे सभी वेपन को तुम कोई भी उठा सकते हो जो वहां पर उस डीमन से लड़ने में तुम्हारी मदद करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि आरडी अंदर चला जाता है सभी वेपन को लेने के लिए। जब दोस्तों आरडी अपना वेपन लेने के लिए अंदर चला जाता है तभी मेयर आरडी के डैड से कहते हैं अभी बहुत सी ऐसी सीक्रेट हैं जो आरडी को नहीं पता है और वो सारी सीक्रेट रीना के बारे में है और मैं नहीं चाहता कि वो सारी सीक्रेट आरडी को पता चले, क्योंकि जिस दिन आरडी को उसके बारे में सीक्रेट पता चल जाएगा उसी दिन वो रीना को छोड़ देगा और मैं नहीं चाहता कि रीना को छोड़े, क्योंकि आरडी जब से रीना की लाइफ में आया है रीना की पूरी जिंदगी ही बदल गई है। बचपन से ही उसने रीना को ढेर सारा प्यार दिया जिसकी वजह से रीना इस मुकाम तक पहुंची है और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ये सच्चाई जानने के बाद आरडी रीना को छोड़ दे। तभी दोस्तों अचानक से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमें फर्स्ट एपिसोड का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि रीना ग्राउंड में बैठी होती है और वहां पर आरडी उससे वादा कर रहा होता है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। जिसके बाद आरडी गायब हो जाता है और रीना उसे ढूंढने लगती है। लेकिन दोस्तों तभी हमें पता चलता है रीना तो ये एक सपना देख रही है। यहीं पर दोस्तों हमें पता चलता है कि रीना तो पहाड़ों के बीच कैप्चर हो चुकी है और जेसिका उसको वहीं पर लाकर बंदी बना चुकी है। जिसके बाद जेसिका उसे कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा ब्लड लेने के लिए लाई हूँ। इस बात को सुनने के बाद रीना को कुछ याद आता है, मगर क्या याद आता है वो तो हमें एपिसोड के आगे पता चलेगा। तभी दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऑर्फिन नाम का बहुत बड़ा मॉन्स्टर रीना के पीछे आ जाता है जिसे देखकर रीना घबरा जाती है। तभी उससे जेसिका कहती है क्यों रीना घबरा गई क्या, ये वही मॉन्स्टर है जिसने लॉर्ड डीमन ने मारा था, यानी कि तुम्हारा वो प्रेमी आशिक क्या नाम है उसका आरडी, हाँ आरडी ने मारा था। लेकिन वो भूल गया था कि ये गॉड एविल का एक छोटा मोटा अंश है जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता और इसको जिंदा करने के लिए मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए, तो इस वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर लाया है। रीना सुन के बोलती है कि आखिर तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा। जिस पर वो बोलती है एक बार ये मॉन्स्टर जिंदा हो जाए उसके बाद तो मैं पृथ्वी पर तबाही फिर से मचा दूंगी और ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो, ये सब बस एक टाइम पास है और बर्बादी है। इसको सुनने के बाद रीना बोलती है थोड़ा देर इंतजार करो, आरडी आ ही रहा होगा तुम्हारा बैंड बजाने के लिए। जिसके बाद वो जेसिका उससे कहती है आरडी चलो मैं मानती हूँ कि उसके पास बहुत सारा पावर है लेकिन है तो वो इंसानी ना, और मेरे लिए तो वो एक बाएं हाथ का खेल है, मैं उसे देख लूंगी। अब रीना कुछ बोल पाती उससे पहले ही जेसिका उससे बोल देती है रीना सोचो कि आरडी अगर तुम्हारे बारे में सब कुछ सारा सीक्रेट जान जाए तो उसके बाद आरडी तुम्हारे साथ रहेगा या तुम्हें छोड़ देगा। इस बात को सुनने के बाद रीना काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो रोने लगती है। अब जेसिका ऑपरेशन खोलती है जहां पर वो ऑर्फिन नाम का मॉन्स्टर मूव आता है रीना को खाने के लिए। तभी सीन वहां पर चेंज हो जाता है और हम आरडी को देखते हैं जो हाथ में छड़ी लिया होता है और एक प्रॉपर शूट बूट में होता है। दरअसल वो रीना को बचाने के लिए अपने मिशन पे निकल रहा होता है। तभी उसके पीछे जेनी आती है और वो उसके साथ जाने के लिए बोलती है जहां पर आरडी उसे साफ साफ रोक देता है। वो बोलता है नहीं मैं तुम्हें नहीं लेकर जा सकता क्योंकि वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं, तुम्हारी जान भी जा सकती है। जहां पर जेनी उससे कहती है लास्ट टाइम हमारे साथ रीना की दोस्ती हो गई थी और रीना ने अपना जान दे दिया मुझे बचाने के लिए, लेकिन आरडी उसके बातों पे ध्यान नहीं देता क्योंकि उसके माइंड में तो कुछ और ही चल रहा होता है। जिसके बाद बोलता है अभी हम चल रहे हैं, तुमसे बाद में मिलेंगे और हाँ हम डिनर के टाइम रीना को लेकर जरूर आ जाएंगे, तब तक के लिए तुम बहुत सारा अच्छा खासा खाना बना के रखना। दरअसल वो जेनी को सेटिस्फेक्शन देता है जिसके बाद वो उड़ते हुए अपने मिशन पर निकल जाता है। अब दोस्तों इधर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर रीना को खाने ही वाला होता है। तभी जेसिका उन दोनों को मॉन्स्टर कहती है जहाँ पर
पर क्यों बोली है वो तो एपिसोड में हमें आगे पता चल ही जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जैसे ही रीना को खाने वाला होता है तभी उसके ऊपर इतना पावरफुल हाई बीम लाइट पड़ती है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर तुरंत जलकर राख हो जाता है। और ये सब करने वाला और कोई नहीं, हमारा सुपर हीरो आरडी होता है जो वहाँ पर एंट्री मार चुका होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आरडी सबको धमकी देते हुए बोलता है कि मैं सबको खत्म कर दूंगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत सारा सर्कल स्पेयर्स बनाता है और वहाँ पर जितने मॉन्स्टर हैं 1 सेकेंड में सबको मार के गिरा देता है। अब वहाँ पे बचती है बेचारी मेरी प्यारी जेसिका। हम देखते हैं कि वो नीचे आता है और एक चुटकी बजाते ही वो रीना का हाथ को फ्री कर देता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि रीना दौड़कर आरडी को वो हक करती है और उसे बहुत सारा प्यार भरा थैंक यू बोलती है। अब ये सब चल ही रहा होता है तभी जेसिका आरडी को उसका सीक्रेट बताने लगती है। वो कहती है कि ये जो रीना है ना, ये एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर है और इसके खूनों में भी एविल लॉर्ड का ब्लड दौड़ता है। और अब तुम्हें पता लग गया होगा कि मैं इसे यहाँ पर क्यों लाई हूँ, क्योंकि मैं उस मॉन्स्टर को इसका खून पिलाकर उसे और ज्यादा पावरफुल बनाना चाहती थी। तभी दोस्तों यहाँ पर दूसरे सीन में हम देखते हैं मेयर भी उसके डैड को बता रहा होता है कि मेरे ब्लड में भी एविल का खून दौड़ता है, लेकिन हम लोगों ने इस सच्चाई को इसलिए छिपा के रखा ताकि हमें कोई सोसाइटी में एक्सेप्ट कर ले, वरना पता होता तो कौन ही मेरे को स्वीकार करता। इधर हम देखते हैं कि आरडी बोलता है मुझे इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इसके ब्लड में एविल का ब्लड दौड़ रहा है या किसका ब्लड दौड़ रहा है। रीना एक बहुत बड़ी बहादुर लड़की है और इसका बर्ताव हमारे लिए तो क्या सबके लिए पॉजिटिव वे में है और मेरे लिए ये सब सबूत काफी है अपना दोस्त मानने के लिए। अब आरडी उससे पहले कुछ उससे बोल पाता तभी वहां पर जेसिका ऊपर जाती है और स्पेल लाइटनिंग की वजह से उसके ऊपर हल्ला बोल देती है। अब इधर हम देखते हैं कि उसके हल्ला बोलने की वजह से आरडी के ऊपर कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास जो छड़ी है उसके पास इतना ज्यादा पावर है कि वो किसी भी प्रकार की लाइटनिंग को रोकने के लिए सक्षम है। ये देखकर जेसिका को बहुत तेज गुस्सा आता है। इससे पहले कि जेसिका कोई चाल चलती उससे पहले ही आरडी उसके ऊपर बहुत बड़ा एक फायर बॉल छोड़ता है। लेकिन दोस्तों आरडी के उस वार से जेसिका कुछ भी नहीं उखड़ता। यहीं पर हमें पता चल जाता है कि जेसिका सचमुच कितना ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद दोस्तों आरडी गुस्से में आता है और अपना छड़ी फेंक देता है जेसिका के ऊपर, जहां पर हम देखते हैं कि जेसिका बहुत दूर जाकर गिर पड़ती है। अब जेसिका को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है, यानी कि ड्रैगन के रूप में आ जाती है। इसे देखकर आरडी अपने बगल में एक बहुत बड़ा बॉल का शील्ड बना लेता है ताकि वो जेसिका के पावरफुल हमले से बच सके। अब दोस्तों हमें यहीं पर एक कमाल की चीज देखने को मिलती है। आरडी यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट किया था एक लिटिया नाम की डेविल से, जिसका पावर ये था कि वो किसी भी चीज में बदल सकती है और उसमें बहुत ज्यादा पावर आ सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो तलवार में चेंज होती है और आरडी उसे अपने हाथ में ले लेता है। ये सब देखकर रीना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्या सचमुच आरडी इतना ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद दोस्तों आरडी हवा में उड़ता है और वो जेसिका के हर फाइट के लिए रेडी हो जाता है। अब दोस्तों उनके बीच काफी ज्यादा घमासान फाइट चालू हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जेसिका एक नई चाल चलती है। वो अपने बातों से आरडी को बहलाने लगती है। वो कहती है रीना तुम्हारे साथ लंबे टाइम तक नहीं रहने वाली, वो तुम्हें एक ना एक दिन छोड़कर चली जाएगी। और वैसे भी आरडी तुम जान लो, प्यार और मोहब्बत नाम की चीज इस वर्ल्ड में कभी भी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो तुम क्यों इन सब चीजों के पीछे पड़े हो। आरडी को सुनकर कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों दूर खड़ी रीना को सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है। तभी वो आरडी से कहती है अगर तुम हार गए ना तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा डांटूंगी। इस बात को सुनने के बाद आरडी कहता है रीना मुझसे हमेशा प्यार करती है और करती रहेगी। जिसके बाद वो फेज 2 को एक्टिवेट करता है उस लिटिया नाम की डेविल से बोल के। अब इस एक्टिवेशन के बाद हम देखते हैं कि आरडी का पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। वो बहुत बड़े एक परफेक्ट बोल्ड मैन में चेंज होता है। जिसके बाद दोस्तों वो फिर लिटिया से बोलकर मैजिक कैंसलर को एक्टिवेट कराता है, जिसकी वजह से अगली बार जेसिका जब भी उसके ऊपर वॉर करती है तो वो अपने वॉर से खुद ही घायल हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर आरडी अपने एनालाइजिंग पावर की मदद से जान जाता है कि जेसिका के कहाँ ज्वाइंटर पॉइंट है और कहाँ से पावर सप्लाई हो रहा है। जिसके बाद दोस्तों वो जीरो प्लेट स्पेल्स को एक्टिवेट करता है और वही सेम स्पेल दोस्तों जेसिका भी एक्टिवेट करती है, जहां पर जब दोनों का स्पेल बन जाता है तो दोनों एक दूसरे को ऊपर छोड़ते हैं, जहां पर बहुत बड़ा बवंडर आता है। लेकिन दोस्तों आरडी का स्पेल बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वो जेसिका के ऊपर भारी पड़ जाता है। और दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, इतना भारी पड़ता है कि वहीं पर जेसिका हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी कि जेसिका का काम खत्म हो गया। जिसके बाद दोस्तों वो डेविल यानी कि लिटिया भी डीएक्टिवेटेड हो जाती है।
तो दोस्तों इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक सुंदर सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम सेल्फी होता है। उसके पास बहुत पावरफुल एक तलवार होता है जिसको आप कह सकते हो कि एक डीमन का एक्स ब्लेड भी कह सकते हो। उस ब्लेड की मदद से वो क्या करती है कि एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को मार के गिरा देती है। जिसके बाद वो कहती है हाँ मैं भी अब लिटिया से कम नहीं हूँ, लिटिया के बराबर हो गई हूँ। अब दोस्तों ऐसा उसने क्यों बोला वो तो आपको आगे पता चलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक गुफे में से बाहर निकलती है। गुफे से बाहर निकलकर जब वो सिटी में आती है तो वो सिटी को देखकर बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाती है। वो बोलती है कि अरे ये सिटी इतना कैसे बदल गया, क्योंकि दोस्तों उसके टाइम पे एविल का राज चलता था और ये सिटी भी काफ़ी बेकार था। इस वजह से वो देखकर सिटी को काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। अब दोस्तों सेल्फी यहाँ पर इस सब चीज़ों के बारे में सोच ही रही होती है, तभी उसकी मुलाकात मिस्ट्री मैन से होती है और मिस्ट्री मैन उसे देखता है तो बोलता है वेलकम है आपका 3000 साल बाद। जिसे सुनकर भाई सेल्फी का पूरा होश उड़ जाता है। वो बोलती है क्या 3000 साल बाद? तो वहाँ पे बोलता है हाँ बिल्कुल, आप 3000 साल बाद आई हैं, आपको पता नहीं है क्या? जिस पर सेल्फी कहती है लेकिन मैं तो गुफे में बस 3 साल से ट्रेनिंग कर रही हूँ। तभी वो बोलता है पता है ना कि वहाँ पर टाइम काफी अलग वे में चलता है। जिसके बाद वो हंसने लगती है और कहती है मुझे पता है कि मैं 3000 साल बाद आई हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा माइंड चेक कर रही थी। दरअसल दोस्तों उसका वहाँ पे पोपट हो गया और वो नहीं चाहती थी कि मेरा बेइज्जती हो, इस वजह से वो उसे झूठ बोलती है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं। ये जो सेल्फी है ना ये लॉर्ड डीमन के ही टाइम से है, यानी कि आरडी के ही टाइम से है। और इतना कहने के बाद मिस्ट्री मैन वहाँ से चला जाता है। तभी दोस्तों यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम मिस्ट्री मैन को देखते हैं जो आगे आगे चल रहा होता है और उसके पीछे पीछे सेल्फी चल रही होती है। तभी मिस्ट्री मैन सेल्फी से कहता है मैं लिटिया और लॉर्ड डीमन का वर्कर हूँ। जिसे सुनने के बाद वो कहती है क्या लॉर्ड डीमन अभी वो जिंदा है क्या और वो चाहता क्या है? जिसको सुनने के बाद वो मिस्ट्री मैन उसे कहता है लॉर्ड डीमन कभी मर नहीं सकता और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दे उसका पुनः जन्म हो गया है आरडी के रूप में। और मुझे पता है कि तुम लिटिया के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती हो, तो तुम आरडी से पूछो क्योंकि वो खुद अब आरडी की असिस्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पर मिस्ट्री मैन ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो जो सेल्फी है ना वो लिटिया को अपनी बड़ी बहन मानती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर हेडमास्टर जी बैठे होते हैं और उनके सामने आरडी, रीना और जेनी बैठे होते हैं। हम देखते हैं कि हेडमास्टर जी उनसे बताते हैं कुछ ही दिन बाद हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है और ये एनुअल फंक्शन होना बहुत जरूरी है क्योंकि इस फंक्शन के बाद हमारा स्कूल का पूरा 100 साल पूरा हो जाएगा, यानी कि एक सेंचुरी लग जाएगी। और इस एनुअल फंक्शन में बहुत दूर दूर से लोग आएंगे इसको देखने के लिए और विजिट करने के लिए। इस एनुअल फंक्शन में हर बच्चा पार्टिसिपेट करता है और अपना तरह तरह का स्किल दिखाता है। जिसके बाद बोलते हैं तुम लोग को भी इसमें भाग लेना चाहिए। जहाँ पर रीना सुनते तुरंत रेडी हो जाती है, वो कहती है मैं भी जरूर भाग लूंगी और वहाँ पर उसका खुशी देखकर जेनी भी रेडी हो जाती है। अब इस सब टॉपिक के ऊपर बात हो ही रहा होता है तभी हेडमास्टर जी आरडी को एक चिट्ठी देते हैं जिसमें धमकी भरा कुछ लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि इस साल एनुअल फंक्शन कॉलेज में नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम सब कुछ तबाह कर देंगे, उड़ा देंगे। और उसको लिखने वाला एक एआई सिस्टम होता है जिसे पढ़ने के बाद आरडी को भी काफी ज्यादा शौक लगता है। तभी वहाँ पर हेडमास्टर जी कहते हैं मुझे टेंशन इस बात का है कि अगर ये एनुअल फंक्शन के होते वक्त हो गया तो हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिलेगी ही, साथ ही साथ बहुत लोग का नुकसान हो जाएगा। और मुझे पता है कि इस समस्या में एक ही लोग काम आ सकता है, वो है मेरा आरडी, क्योंकि तुम ही इतना पावरफुल हो जब इस चीज़ों को रोक सकते हो, बाकी के बच्चे तो ऐसे ही हैं। जिसे सुनने के बाद वो तीनों बोलते हैं आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अब ये मेरी जिम्मेदारी है, हम ही इस पार्टी को यानी कि इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज भी करेंगे और इसकी भलाई भी मेरे ही काम है। तभी दोस्तों हेडमास्टर जी आरडी से कहते हैं इस पे जो नाम प्रिंटेड है ना लेटर पे, इसे पकड़ने के लिए टीचर ओलिविया एक टीम बना रही है जिसमें तुम्हारे जैसे बहुत पावरफुल बच्चे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी उस टीम में इंक्लूडेड हो ताकि हमारी टीम एक अच्छी से तैयार हो सके। आरडी सुनने के बाद राजी तो हो जाता है लेकिन उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, कहीं ये टीचर ओलिविया का कोई नया चाल तो नहीं है मुझे फंसाने का। अब दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम सेल्फी को देखते हैं जो कॉलेज में पहुंच जाती है। वो आरडी को देखते हुए कहती है अच्छा तो लॉर्ड डीमन यहाँ छुप कर बैठा हुआ है। जिसे देखने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं। आरडी भी उसे देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। अभी वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलती ही है तभी आरडी बोलता है अरे नहीं, तुम्हें कोई शक हुआ है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुआ है, मैं इस कॉलेज का एक सिंपल सा स्टूडेंट हूँ, मैं कोई लॉर्ड डीमन वगैरह नहीं हूँ। तभी दोस्तों सेल्फी कहती है झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है, मिस्ट्री मैन मुझे बता दिया है कि तुम एक बच्चे यानी कि आरडी के रूप में हो
और तुमने ही एविल के टाइम का जितने भी ऑर्फिन्स है सबको मार दिया है। इस बात को सुनने के बाद भाई रीना को रहा नहीं जाता तो वो खड़े होके बोलती है, पागल हो, कौन हो तुम और क्यों यहाँ पर आरडी को आके डांट रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। रीना के डांटने की वजह से वो काफी ज्यादा पोलाइटली शांत हो जाती है, क्योंकि उसके डांट की वजह से उसको काफी ज्यादा गहरा असर पड़ता है। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर सेल्फी को रीना के अंदर लिडिया की झलक दिखाई देती है। अब हम देखते हैं कि बातों बातों में ही वो सेल्फी इतना ज्यादा गुस्से में आ जाती है, तभी उसके पीछे लेडी ओलिविया आती हैं और उसके सर पर खींच के मारती हैं और कहती हैं, तो फाइनली 3000 साल बाद तुम्हारा आना हो ही गया। इस बात को सुनने के बाद आरडी भी अपना मुंडी हिलाता है और वहाँ पे सेल्फी उसे नोटिस कर लेती है, यानी कि देख लेती है। तभी उसके पास जाकर वो कहती है, अगर तुम्हें इतना ही दम है, तुम्हें लॉर्ड डेमिन नहीं हो तो आओ मेरे साथ फाइट करो, अभी पता चल जाएगा कौन लॉर्ड डेमिन है और कौन क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर आरडी जब सुनता है तो पहले तो वो सोचता है कि हम फाइट नहीं करें क्योंकि ये सब फालतूगिरी है, लेकिन जब लेडी ओलिविया शक भरे नजरों से देखते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल फाइट होना जरूरी है, हमें भी तो पता चले कौन क्या है। अब यहाँ पर ये देखकर आरडी का मन बदल जाता है और कहता है, ठीक है मैं फाइट करूंगा। लेकिन दोस्तों आरडी के मन में ये भी चल रहा होता है कि इस फाइट में मुझे इस तरीके से हारना है ताकि किसी को भी शक ना हो कि मैं एक लॉर्ड डीमन हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो सभी लोग बैटल ग्राउंड में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर फाइट होने वाला होता है आरडी वर्सेस सेल्फी। यहाँ पर फाइट चालू हो जाता है और हम देखते हैं कि सेल्फी सचमुच 3000 सालों में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, क्योंकि वो आरडी को बराबरी का टक्कर दे रही होती है। लेकिन दोस्तों फाइट करते वक्त भी आरडी के दिमाग में यही चल रहा होता है, हमें कैसे भी कर हारना है और किसी को शक नहीं होना है कि मैं एक लॉर्ड डीमन हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा बवाल होने लगता है, मतलब कि वो सेल्फी फाइट के वक्त आरडी को चिढ़ाने लगती है। अब आरडी कितना ही अपने आप को कंट्रोल में रखे, एक बाइक उसे गुस्सा आता है और एक फाइट मारता है कि बेचारी सेल्फी का तलवार टूट जाता है। इसको देखते हुए वहां पर प्रेजेंट में लेडी ओलिविया घोषित करती हैं, आरडी इस मुकाबले का विनर हुआ। इसे देखने के बाद वो सेल्फी को इतना तेज गुस्सा आता है, वो कहती है कि मेरा 3000 साल का मेहनत तुरंत बेकार हो गया आरडी के 1 सेकंड के सामने। अब दोस्तों इस नजारा को देखने के बाद सेल्फी को इतना तेज गुस्सा आता है कि वो अपना सबसे पावरफुल मूव को चल देती है, जिसकी वजह से अगल बगल का एनवायरनमेंट बहुत डरावना हो जाता है। और आरडी जब ये सब देखता है तो उसे इस चीज के लिए रोकता है, बोलता है सेल्फी रुक जाओ, ये सब मत करो। लेकिन भाई सेल्फी के सर पे तो अलग ही भूत सवार होता है, वो उसके ऊपर हल्ला बोल देती है। लेकिन दोस्तों हमारा आरडी उसे रिप्लाई नहीं देता है और वो एक बॉल का शील्ड बनाकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। जब उससे सेल्फी देखती है कि अरे उसे तो कोई असर नहीं हो रहा है, तो वो पावर अपना और ज्यादा बढ़ाती है। लेकिन दोस्तों उसे पता नहीं होता है कि उसकी इस पावर की वजह से स्कूल की ऐसी की तैसी हो गई है। तभी उसके पास रीना आती है और उसे झापड़ लगाते हुए बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, मानती हूँ कि तुम पावरफुल हो, लेकिन मतलब इसका मतलब कुछ भी, आरडी को तुम नहीं हरा सकती और तुमने गलती किया है तो तुम्हारे अंदर माफी मांगने की भी क्षमता होनी चाहिए। इस बात को सुनने और देखने के बाद भाई सेल्फी काफी ज्यादा इमोशनली ब्लैंकेट हो जाती है और वो अपनी गलती का एहसास करने लगती है, क्योंकि वहाँ पर रीना को वो लिटिया के कुछ परछाई में देखती है, मतलब कि उसको साफ साफ लिटिया नजर आ रही होती है। और ये चीज तो आरडी भी बड़े आराम से देख रहा होता है। और इस इंसिडेंट के बाद सेल्फी और रीना का बहुत गहरा दोस्ती हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से सीन चेंज होता है और हम क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये डिसाइड हो रहा होता है कि कौन किस चीज का रोल प्ले करेगा। आरडी बोलता है कि हम लॉर्ड डीमन का रोल प्ले करेंगे, रीना बोलती है कि हम लिटिया का रोल प्ले करेंगे, और वहाँ पर सेल्फी भी मौजूद होती है तो वो कहती है हम इविल गॉड का रोल प्ले करेंगे, ताकि इसी बहाने मुझसे आरडी से बदला लेने का मौका तो मिले। अब यहाँ पर जेनी खड़ा होकर बोलती है, इस फंक्शन को टॉलरेट करने के लिए हमें थोड़े मनी की जरूरत पड़ेगी, तो इस वजह से मनी कलेक्ट करने के लिए हम एक छोटा सा प्लेसमेंट रखेंगे, जहाँ पर वो लड़कियों को कुछ ड्रेस दिखाती है। उस ड्रेस को देखने के बाद कोई लड़कियां उस ड्रेस को पहनने के लिए रेडी नहीं होती है। तभी जेनी बोलती है, इस ड्रेस को पहनो, हो सकता है इसको पहनने के बाद आरडी तुम लोग में से किसी को पसंद कर ले। इस बात को सुनने के बाद सारी लड़कियां बोलती हैं, हाँ बिल्कुल मैं पहनूंगी मैं पहनूंगी। अब दोस्तों दूसरी सीन में हम मिस्ट्री मैन को देखते हैं, जो अपने जादुई बॉल में कॉलेज का एक एक पल पल की खबर को देख रहा होता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, जिसके बाद वो आरडी का डार्क सीक्रेट के बारे में बताने लगता है।
तो दोस्तों इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम आरडी और रीना को देखते हैं जो साथ में खड़े होते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। रीना को बचपन से ही इस पल का इंतजार था कि काश ऐसा कोई पार्टी हो जिसमें हम लोग साथ में रहें, और अब तो उसके पास आरडी भी है तो वो डेफिनेटली खुश है। यहाँ पर आरडी उसे कहता है, देखो रीना, हम लोग को खुश होना बिल्कुल जायज है और ये होना भी चाहिए, लेकिन तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि हम लोग एक सिक्योरिटी के टाइप पे हैं और हमें ध्यान रखना है सब चीजों का। अब भाई आरडी ये बात बोल ही रहा होता है तभी उसके पीछे जोरदार एक धमाका होता है, और उस धमाका कौन किया, कैसे किया, जरा आप आगे ध्यान से सुनते रहेगा। दोस्तों वो धमाका और कोई नहीं, सेल्फी की होती है। अब ऐसा क्यों, जरा ध्यान से सुनिए। दरअसल वहां पे एक ओल्ड मैन काम कर रहा होता है जो भोजन बनाता है। उसको उस पे शक होने लगता है कि ये कोई डीमन है, और उसे निकाल के पटक देती है और कहती है ये डीमन है, ये डीमन है, मुझे इस पर शक है। लेकिन तभी वहां पर लेडी ओलिविया आती है और कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, ये कोई डीमन वूमन नहीं, ये सचमुच का एक फूड रेस्टोरेंट के हेडर हैं। जिसके बाद लेडी ओलिविया और भी उनके बारे में बातें बताती है। कहती है कि इनके हाथ के बनाए गए जो बटर रोस्टेड है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और इनके हाथ के बनाए गए खाने की मैं तो इतनी दीवानी हूँ कि मैं इनके अंदर में काम भी की हूँ। इस बात को सुनने के बाद आरडी सोचता है, वाह, मैंने तो जिसको सबसे परफेक्ट जर्नलिस्ट माना था वो भी इस सब चीजों में माहिर है। जिसके बाद दोस्तों सेल्फी जब ये सारी बातें सुनती है तो वो शांत हो जाती है। तभी दोस्तों वहाँ पे लेडी ओलिविया उसे पेट्रोलिंग पे से सस्पेंड करती है और कहती है, तुम मेड कैफे में जाओ, वहां पे संभालना। वो जाना तो नहीं चाहती लेकिन फिर भी मजबूरी में उसे जाना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम एक पेड़ को देखते हैं जो देखने में बड़ा अजीब होता है। आरडी और रीना उसे देख रहे होते हैं तो रीना उनसे कहती है, मैं इस पेड़ को शुरू से नोटिस करते आ रही हूँ, ये देखने में बड़ा अजीब है। तभी आरडी बोलता है, यहाँ पे स्वॉर्ड किंग ने कुछ तो मिस्टीरियस इस पेड़ के अंदर छुपा रखा है। आरडी बोलता है, हो नहीं सकता, है ही, बिल्कुल, इसके बारे में तो रॉयल फैमिली को भी कुछ भी नहीं पता। तभी दोस्तों वहाँ पर लेडी ओलिविया आती हैं और वो सुनती हैं तो कहती हैं, एनुअल फंक्शन में इस पेड़ से रिलेटेड यहाँ पर एक स्वर्ड कंपटीशन होता है और मैंने इस बार भाग लिया है और तुम्हें भी लिया है, मैंने तुम्हारा भी नाम दे दिया है आरडी। जिसे सुनने के बाद आरडी बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल इस कंपटीशन में नहीं आऊंगा और मैं परफॉर्मेंस नहीं दिखाऊंगा। लेकिन भाई वो टीचर होती है, वो डांटते हुए कहती है, तुम्हें लेना ही पड़ेगा एक टीचर के नाते। जिसके बाद आरडी भी बेचारा कुछ ही नहीं बोल पाता। अब दोस्तों यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम आरडी को देखते हैं जो फाइनली मेड कैफे के पास पहुँचता है, जो सेल्फी बनाई होती है। हम देखते हैं कि वो गेट पर खड़ा होता है, तभी सेल्फी दीवार को तोड़ते हुए एक बदतमीज लड़के को मार रही होती है। दरअसल उसे वो दौड़ाई होती है मारने के लिए, लेकिन आरडी देखकर उसे समझ नहीं पाता। तभी दोस्तों हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो ऐसा क्यों कर रही होती है, तो हमें जोरदार हंसी आता है। अब दोस्तों बात ही ऐसी है, दरअसल वो जो लड़का है ना, वो सेल्फी के पिछवाड़े में हाथ डाल रहा होता है और यही चीज भाई सेल्फी को अच्छी नहीं लगी। इस वजह से वो उसे दंड देने के लिए प्रयाजित हो जाती है, लेकिन आरडी उसे रोक लेता है और वो वही उसे दंड दे देता है। जिसके बाद वो अपनी मैजिक के पावर की मदद से वो क्या करता है कि दीवार को अच्छे से मरम्मत कर देता है। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि जेनी के साथ मेड कैफे की जितनी भी लड़कियां होती हैं वो आरडी को इनवाइट करती हैं अंदर उसको बिड़ाने के लिए, यानी कि खातिरदारी के लिए, और डेफिनेटली सारी लड़कियां उससे दोस्ती करना चाहती हैं। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि जेनी के साथ वहाँ मेड कैफे में जितनी भी लड़कियां होती हैं वो आरडी को अंदर इनवाइट करती हैं और उनकी खातिरदारी करने के लिए वो वहाँ पे एक राजगद्दी लगाती हैं। आरडी को बोलती हैं कि आरडी इस पे बैठो, और आरडी बैठ भी जाता है। लेकिन दोस्तों तभी एंट्री होती है हमारी हीरोइन की, यानी कि रीना की, और रीना को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो वो रोकते हुए कहती है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी लड़की ऐसा काम करे, तो सब लोग यहाँ से चला जाए, मैं अकेले ही काफी हूँ आरडी के लिए। जेनी जब ये बातें सुनती है तो वो बोलती है, मुझे लग रहा है कि तुम जेलस हो रही हो सारी लड़कियों से, और ऐसा होता भी है। वो बोलती है, हाँ मैं जेलस हो रही हूँ। जिसके बाद रीना कहती है, तुम सारी लड़कियां यहाँ से निकल जाओ, मैं आरडी को ट्रीट करूंगी, मैं ही काफी हूँ। लेकिन तभी इसमें से एक लड़की कहती है, काहे भाई, हम काहे जाएं, हमें भी तो आरडी से दोस्ती करना है, तो हम यहाँ से क्यों जाएं। अब उनके बीच इसी सब चीज को लेकर बहस होने लगती है। तभी वहाँ पर स्वॉर्ड कंपटीशन का अनाउंसमेंट होता है। सुनो सुनो सुनो, इस कंपटीशन में जीतने वाले को होली स्वॉर्ड की पहली कॉपी से सम्मानित किया जाएगा। इस बात को सुनने के बाद सेल्फी को तुरंत याद आता है, होली स्वॉर्ड तो मेरी बड़ी बहन लिटिया का है। अब इधर हम रीना और जेनी को देखते हैं जो कंपटीशन का नाम सुनने के बाद कहती हैं, हम दोनों भी भाग लेंगे, क्योंकि पिछली बार लड़ाई उस जेसिका की वजह से अधूरी रह गई थी। इस बात को सुनने के बाद आरडी फूंक मारते हुए कहता है, हाँ हाँ। अब दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम कंपटीशन के बैटल ग्राउंड को देखते हैं, जिसके अंदर हमें प्रीवियस फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया जाता है कि वहाँ पर
आरडी, लेडी ओलिविया और रीना टॉप 1 पे आ चुकी हैं, फाइनल लिस्ट में आ चुकी हैं, लेकिन हमारी जेनी अभी भी पीछे है। जहां पर हम देखते हैं कि जेनी का मुकाबला बहुत पावरफुल एक स्वॉर्डमैन से होती है। वो तो कभी सोच भी नहीं सकती कि वो उससे जीतेगी और सचमुच हारने भी लगती है, लेकिन ये देखकर भाई आरडी को रहा नहीं जाता, तो वो मोटिवेशन देने लगता है जेनी को। और जेनी जब आरडी की बात सुन ली तो ऐसे भी कहां पीछे हटने वाली थी। जिसके बाद दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, जेनी इतना पावरफुल वॉर करती है कि उसके सामने वो स्वॉर्डमैन टिक नहीं पाता और वो हार जाता है और जेनी जीत जाती है। अब दोस्तों थोड़ी देर में हम देखते हैं कि रीना और सेल्फी को बुलावा आता है मेड कैफे की तरफ से कि वहाँ पे कुछ लड़कियों को हेल्प चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ पर दोनों चली जाती हैं और जेनी जब देखती है कि आरडी अकेला है तो वो फुल फायदा उठाती है। वो उससे कहती है चलो ना आरडी, हम लोग एक कॉन्टेस्ट में चलते हैं। आरडी वहाँ पर जाने के लिए उसे मना करता है, लेकिन जब वो देखता है कि वहाँ कॉन्टेस्ट में इतने सारे लोग हैं तो फिर वो सोचता है कि वैसे तो मैं पेट्रोलिंग पे हूँ, लेकिन यहाँ इतने सारे लोग हैं तो इन्हें भी तो प्रोटेक्ट करना हमारा फर्ज है। इसके बाद वो जाने के लिए राजी हो जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो भीड़ में स्पेंसर को देखता है, जिसके बाद वो सोचता है कि अरे बाप रे, यहाँ पे स्पेंसर क्या कर रहा है, कहीं फिर तो ये जेनी को परेशान करने के लिए नहीं आया। जब वो उसके पास पहुँचता है तो स्पेंसर तो पहले खुशी से नाच रहा होता है, लेकिन वो आरडी को देखता है तो भाई उसके फट के 4 हो जाती है। और फटे भी क्यों ना, क्योंकि पिछली बार उसने आरडी का इतना दमदार पावर जो देखा था। तभी दोस्तों उनके बीच में बात होने लगती है और स्पेंसर के बात को सुनने के बाद हमको बड़ा ज़्यादा अजीब लगता है। हमें लगता है कि सचमुच स्पेंसर बहुत ज़्यादा बदल गया। स्पेंसर आरडी से कहता है हमने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था और मुझे अपने गलती पर बहुत ज़्यादा पछतावा है। और सचमुच हम देखते भी हैं कि स्पेंसर बहुत ज़्यादा मोटा हो गया होता है। स्पेंसर कहता है कि हम यहाँ पर कोई धमाका या कोई कांड मचाने नहीं आए, हम यहाँ पर एक लिली नाम की लड़की को देखना है, बस इतने में ही मेरी खुशी है और मैं चला जाऊंगा। अब आरडी समझ नहीं पाता है, अरे भाई वैलेंटाइन डे आ रहा है, लड़की का चक्कर है बाबू भैया, लड़की का चक्कर, समझो आरडी। स्पेंसर बोलता है कि मैं हमेशा जेनी को इस तरीके से नीचा दिखाते हुए बोलते आया हूँ। दरअसल इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी फैमिली की गलती है। मेरे फैमिली में ही कोई अपने छोटे से ऐसे ही बात करता है, ऐसे ही ट्रीट करता है तो मैं क्या करूँ। लेकिन मुझे अपने किए धरे पर बहुत ज़्यादा पछतावा है, क्योंकि जेनी की माता पिता शुरू से मेरे घर में मेरे ही रक्षक के लिए काम करते हैं और यहाँ पर जेनी भी। तभी दोस्तों यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आरडी और जेनी दोनों मिलकर उस कॉन्टेस्ट को जीत जाते हैं, जहाँ पर जेनी आरडी को आकर थैंक यू बोलती है। तभी आरडी उसके पागल दीवाने और आशिक के भाव में बोलता है, अरे जेनी थैंक यू किस बात की, वो तो तुम्हारी काबिलियत है, तुम इतनी सुंदर और हैंडसम जो हो, तुमसे कोई काम अधूरा हो ही नहीं सकता। तुम इतने छोटे छोटे कॉन्टेस्ट क्या, तुम इससे भी बड़े बड़े कॉन्टेस्ट जीतोगी। और तुम सच बताए तो तुम इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की हो, किसी से कंपेयर मत करना, ये तुम्हारे लिए पर्सनली बोल रहा हूँ। इस बात को सुनने के बाद भाई जेनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि अरे वाह, आरडी आज मुझसे इतना बड़ा बात बोल दिया। वो दोनों जब अंदर जाते हैं तो रीना उनके हाथ में ये ट्रॉफी देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और दुखी होती है, क्योंकि वो कॉन्टेस्ट में आरडी के साथ जाना चाहती थी और वो ट्रॉफी को वो जीतना चाहती थी। लेकिन दोस्तों बहुत चालाकी से चूहिया का दिमाग लगाते हुए ये खेल जेनी खेल जाती है। तभी दोस्तों हमें यहाँ पर एक छोटा सा अनाउंसमेंट सुनने को मिलता है। तो देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है नए बैटल ग्राउंड में और यहाँ पर कंपटीशन होने जा रहा है नंबर 1 स्वॉर्ड वुमेन लेडी ओलिविया और सामने खड़े मशहूर और सबसे बलवान आदमी आरडी। और इनके बीच में दोस्तों अब यहाँ पर फाइट शुरू होने वाला होता है। हम देखते हैं कि लेडी ओलिविया इतना ज्यादा फाइट करने लगती है आरडी के ऊपर कि आरडी तो बेचारा परेशान होने लगता है। वो इतना लगातार वॉर करने लगती है कि आरडी का दिमाग सटक जाता है, आटा माजी सटक ली। जिसके बाद वो बहुत बड़ा एक फॉरबिडन का पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हल्ला बोलता है और उस खतरनाक मैजिक के कारण लेडी ओलिविया वहां से उड़ जाती है और दूर जाकर गिर जाती है। लेकिन यहाँ पर उसके पावर और मैजिक यूज करने के कारण उसे उस मैच से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें जिस पल का इंतजार था वो घड़ी आ गई है, यानी कि जेनी और रीना के बीच में फाइट होने वाली होती है। हम देखते हैं कि उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से बोलती हैं,
मैं ही जीतूंगी और मैं ही आरडी के साथ रहूंगी। आरडी जब इस बात को सुनता है तो कहता है शर्मिंदगी के साथ, हे भगवान ये सब क्या सुनना पड़ रहा है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में बहुत डेंजरस लड़ाई होती है और हम देखते हैं कि ना चाहते हुए अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जेनी हार जाती है। रीना उसे तुरंत पकड़ के ग्राउंड के बाहर ले जाती है और कहती है, जैसा कि हम लोग के बीच में एक छोटी सी डील हुई थी, अगर जो इस कंपटीशन में हारेगा वो आरडी से दूर हो जाएगा, तो उसके मुताबिक तुम हार चुकी हो और तुम्हें अब आरडी से दूर जाना होगा। और इस सारी बातों को सुन रहा होता है दूर खड़ा होकर वो फिर से वही मिस्ट्री मैन और कहता है, एक एक्टर को अपना रोल भी निभाने नहीं आ रहा है, किस बात का एक्टर है। अब ये बगुला पागल क्या बोल रहा होता है मुझे तो सच में कुछ नहीं पता और आपको भी बहुत जल्द पता चलेगा एपिसोड नंबर 8 के अंदर। तो दोस्तों इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रीना को देखते हैं जो काफी ज्यादा घबरा रही होती है। उसके मुंह से तो कुछ आवाज ही नहीं निकल रही होती क्योंकि उन लोग का प्ले स्टार्ट होने वाला होता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि आरडी उसके पास आता है और कहता है, अरे रीना घबराओ मत, तुम जनता को देखते हुए परफॉर्मेंस मत दिखाना, मानना कि तुम्हारे सामने बस मैं हूँ और ऐसे परफॉर्मेंस दिखाना। ये सुनने के बाद रीना हाँ तो बोल देती है, लेकिन अभी भी हम देख रहे होते हैं कि वो काफी ज्यादा घबराई होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग स्टेज पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पर प्ले चालू हो जाता है। सब लोग अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा होता है और वहाँ पे ऑडियंस में बैठी सारी लड़कियां आरडी की वाहवाही कर रही होती हैं, जय आरडी जय आरडी। अब दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस चल रहा होता है, तभी आरडी को अपनी रियल बैटल की याद आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पिछले जमाने के लॉर्ड डीमन को देखते हैं हम। वहाँ पे आरडी सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि कौन हमारे साथ पहले आएगा और वहीं पर हम देखते हैं कि सेल्फी जीत कर रही होती है कि हम जाएंगे और हम जाएंगे, जहाँ पर लिटिया आती है और उसे डांट लगाते हुए कहती है, चुपचाप पीछे बैठो। अब दोस्तों यहाँ पर आरडी के फ्लैशबैक में रात हो जाती है और हम देखते हैं कि आरडी खुद लेटा होता है और उसके पास सेल्फी आती है। सेल्फी आके उससे कहती है, क्या आरडी तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ? आरडी बोलता है, नहीं ऐसा तो नहीं है। सेल्फी कहती है कि फिर क्यों मेरी बड़ी बहन लिटिया मुझको हमेशा डांटती रहती है? आरडी कहता है कि वो तुम्हारी केयर करती है पागल, इसके बारे में ऐसा मत सोचो। वो कहती है कि मैं हमेशा उनकी मदद करने को सोचती हूँ लेकिन वो मुझको डांटती रहती है। आरडी बोलता है कि वो बहुत ज्यादा तुमसे प्यार करती है और इवन उसको अपने सीटिंग के लिए वो तुम्हें पहले से ही चूज करके रखी है। सेल्फी बोलती है, बाकी सब तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा उसे सोचना चाहिए, क्या तुम कुछ कर सकते हो? जिस पर आरडी कहता है, ठीक है अगली बार अगर वो कुछ डांटेगी तो मैं उसको बोलूंगा कि कम डांटे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस पर सेल्फी काफी ज्यादा खुश होती है और आरडी को गले लगा लेती है। तभी दोस्तों हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर एविल गॉड आया होता है और वो सबको डरवाते हुए बोलता है, तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ वरना सब के सब मारे जाओगे। ये कहने के बाद वो अपने फाइट के पोजीशन में आ ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उनके और उनके सैनिक के पैर के नीचे स्पेल एक्टिवेट होने लगते हैं, जिसके बाद धमाधम बम ब्लास्ट होने लगता है, जिसके कारण उनके सारे सैनिक मर जाते हैं और उसी में पूरा टाइम मिलता है लिटिया को, जो तुरंत हमला करती है और वो एविल गॉड को खत्म कर देती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये सारा काम था हमारी सेल्फी का। सेल्फी खूब जोर जोर से मुस्कुरा रही होती है। तभी उसके बगल में आरडी आता है और वो जानता है कि ये सब सेल्फी ने किया है, तो बहुत खुश होता है और उसे शाबाशी देता है। जिसके बाद आरडी उससे पूछता है, तुमको पक्का याद है ना कि कहाँ कहाँ तुमने वो स्पेल लगाया था? जिस पर वो बोलती है, अब मुझे तो याद नहीं कि मैंने वो कहाँ कहाँ लगाया। जिसके बाद आरडी कहता है, हे भगवान क्या होने वाला है? और हम देखते भी हैं कि वहाँ बहुत सारा ब्लास्ट होता है और उनके टीम को भी काफी ज्यादा नुकसान होता है। जिसके बाद आरडी उसे जोरदार थप्पड़ लगाता है और कहता है, बेवकूफ लड़की, इसकी वजह से हमेशा मुझे परेशान होना पड़ता है। अब दोस्तों हमारी कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि सब लोग बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया होता है, जिसके कारण वहाँ पे सभी ऑडियंस खुश होती है और उन्हें बधाई दे रही होती है। तभी हम सेल्फी को देखते हैं कि उसे ऑडियंस में लिटिया जाते हुए दिखाई देती है। जिसके बाद वो तुरंत दौड़ लगाती है उसे बुलाने के लिए। जब वो वहाँ पहुंचकर उस लड़की को छूती है तो वो लड़की जब पलटती है तो वो लिटिया की तरह दिखती थी, मगर वो कोई और लड़की थी। जिसके बाद वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और उसे अपनी बहन की याद आने लगती है, यानी कि लिटिया की याद आने लगती है। तभी उसके सामने मिस्ट्री मैन आता है और हमारा सीन यहीं पर क्लोज हो जाता है। अब दोस्तों हम दूसरे सीन में देखते हैं कि आरडी और जेनी थिएटर के बाहर खड़े होते हैं और वो सेल्फी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी जेनी आरडी से कहती है, मुझे लगता है कि सेल्फी तुम्हें पसंद करने लगी है, क्योंकि आज वो तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आज वो तुम्हें प्रपोज कर देगी। जिस पर आरडी उसे मना कर देता है और कहता है, मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं बिल्कुल भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तभी दोस्तों वहाँ पर सामने सेल्फी चलते हुए आती है और वो आकर आरडी से कहती है,
आज का परफॉर्मेंस तो मैं ही जीतूंगी। जिसके बाद वो आरडी से कहती है कि मैच खत्म होने के बाद तुम मुझे पेड़ के पास मिलो। ये बात जब जेनी सुनती है तो वो कहती है, देखा आरडी, मैंने बोला था ना वो तुम्हें प्रपोज करने वाली है और इसीलिए वो तुम्हें बाहर पेड़ के पास बुला रही है। जिस पर आरडी कहता है, भग पगली, क्या बोलती रहती है रे तू। अब दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सेल्फी उसी पेड़ के पास आ गई होती है और उसके पास होली स्वॉर्ड होता है। कुछ देर में वहाँ पर आरडी भी आ जाता है और कमाल की बात तो ये है कि जेनी और रीना बगल के ही झाड़ से छिपकर देख रही होती है। जिसके बाद दोस्तों हमें बहुत कुछ अजीब देखने को मिलता है। दोस्तों वो जो पेड़ होता है ना, वहाँ पर स्वॉर्ड किंग ने उस होली स्वॉर्ड की स्पीड उसके अंदर छिपा के रखी हुई होती है। क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं कि वहाँ पर सेल्फी जब बोलती है होली स्वॉर्ड को हाथ में लेकर कि आज हम आरडी को मार देंगे, उसी पल हम देखते हैं कि वहाँ पर ओरिजिनल वाला होली स्वॉर्ड उसके हाथ में रहता है। दरअसल जो कंपटीशन में कॉपी दिखाई जा रही थी वो सब झूठ बात है और हम देखते हैं कि उसके अंदर स्पेल यानी कि एनर्जी एक्टिवेटेड हो जाती है, जिसे देखकर भाई आरडी की फट जाती है पूरी की पूरी। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि सेल्फी अपने पावर की मदद से डीमन स्वॉर्ड को प्राप्त करती है। जिसके बाद उसके एक हाथ में होली स्वॉर्ड हो जाता है और दूसरे हाथ में डीमन स्वॉर्ड, और दोनों स्वॉर्ड से वो आरडी के ऊपर हल्ला बोल देती है। आरडी तो भाई कुछ कर नहीं सकता तो चुपचाप बच रहा होता है और ये नजारा देखकर वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा कंफ्यूज होती हैं कि बाप रे ये क्या हो रहा है। अब दोस्तों हमें यहीं पर पता चलता है कि इस सब चीज के पीछे मिस्ट्री मैन का हाथ होता है, क्योंकि वो सेल्फी को एक फ्लैशबैक के जरिए ये दिखाया होता है कि वहां पर आरडी ने ही लीटिया को मारा है और ये बात भाई सेल्फी के दिमाग पे चढ़ जाती है। इस वजह से उसको जुनून सवार हो जाता है कि अब वो आरडी को मार के ही रहेगी। अब दोस्तों हम देखते हैं कि वो आरडी के पास पहुंचती है और उसके पैरों या हाथों पर एक चीरा लगाती है, जिसकी वजह से आरडी नीचे गिर पड़ता है और वो जोर जोर से हंसने लगती है कि आज मैंने आरडी को मार दिया और आरडी का चैप्टर क्लोज हो गया। जिसके बाद वो सोचती है कि लीटिया तो है ही नहीं जिसके बिना वो जिंदगी उदासी से जी सके, इसलिए वो मरना चाहती है। लेकिन उससे पहले वो होली स्वॉर्ड उठाकर सोचती है कि इस दुनिया को तबाह कर दूं। तभी उसके पीछे रीना आती है और इस बार दोस्तों हमें लगता है कि वो रीना की बात सुनेगी, बिल्कुल भी नहीं। वो रीना के ऊपर भी हल्ला बोल देती है, लेकिन रीना एक प्रोटेक्शन वॉल के जरिए अपने आप को बचा लेती है। अब दोस्तों जेनी देखती है तो उससे रहा नहीं जाता, वो आक्रमण करने लगती है उसके ऊपर। लेकिन दोस्तों वो जैसे ही दौड़ के उसके पास जाती है, सेल्फी उससे एक लात खींचकर मारती है और वो दूर जाकर गिर जाती है। और रीना जब ये नजारा देखती है तो वो बोलती है कि रुक जाओ सेल्फी, तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है, अब तुम पछताओगी। जिस पर सेल्फी सुन के बोलती है, तू क्या उखाड़ लेगी मेरी। जिसके बाद दोस्तों सेल्फी दौड़ती है रीना के ऊपर आक्रमण करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही आ जाता है असली रूप में हमारा आरडी, यानी कि डीमन लॉर्ड के कपड़ों में आ जाता है। और ये देखकर भाई इसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। जिसके बाद दोस्तों सेल्फी दोनों स्वॉर्ड को लेते हुए घुमाती है और आरडी के ऊपर आक्रमण बोलने के लिए बढ़ती है। लेकिन हम देखते हैं कि आरडी अपना स्वॉर्ड घुमाता है और दोनों के बीच दमदार फाइट होने वाली होती है। लेकिन तभी दोस्तों लीटिया की आवाज आती है, रुक जाओ तुम दोनों। जिसकी वजह से वो दोनों रुक जाते हैं और काफी ज्यादा हैरान होने लगते हैं। तभी एंट्री होती है मिस्ट्री मैन की। अब दोस्तों यहाँ पर जब मिस्ट्री मैन आता है तो वो सेल्फी को खींचकर फेंक देता है। जहाँ पर जब सेल्फी गिरती है तो उसके हाथों से वो दोनों स्वॉर्ड छूट जाता है। मिस्ट्री मैन बोलता है सेल्फी से, तुम्हें एक छोटा सा काम बोला था करने के लिए, तुमने वो भी नहीं किया। जिस पर आरडी समझ जाता है, ओ तो ये सारा चीज मिस्ट्री मैन का खेला हुआ खेल है। जिसके बाद वहां पर वो मिस्ट्री मैन समझ जाता है कि अगर हम रीना को मारेंगे तो लीटिया वापस आ जाएगी। लेकिन वो सोचता है कि इसके लिए तो हमें सबसे पहले आरडी को मारना होगा। जिसके बाद वो दोनों स्वॉर्ड को हाथ में उठाता है और आरडी के ऊपर हल्ला बोलने लगता है। लेकिन दोस्तों हमारा मिस्ट्री मैन बहुत ही स्लो होता है, वो कुछ कर पाता उससे पहले ही आरडी उसका एक हाथ काट देता है और उसके उस हाथ से होली स्वॉर्ड नीचे छूट जाता है। उसके पास बचता है अब डीमन स्वॉर्ड, तो वो सोचता है कि मैं हवा में जाकर सिटी को तबाह कर दूं। जिसके बाद वो क्या करता है कि जैसे ही डीमन स्वॉर्ड को यूज करने लगता है तभी उसको खुद ही झटके लगते हैं और वो तलवार छूट जाता है और सामने सेल्फी के आगे गिर पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आरडी उससे बोलता है, डीमन स्वॉर्ड को यूज करना कोई आम बात नहीं है। जिसके बाद वो डीमन स्वॉर्ड वो उठाता है और उसको बहुत पावरफुल स्पेल की मदद से वो मिस्ट्री मैन को हवा में तुरंत खत्म कर देता है, हमेशा हमेशा के लिए। बचता है तो दोस्तों बस उसका वो मुकुट यानी कि वो मास्क बचता है बस। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वो होली स्वॉर्ड में से लीटिया की स्पिरिट निकलती है और वो सेल्फी से जाकर कहती है कि बीते हुए कल में जो कुछ भी हुआ उसमें आरडी का कोई गलती नहीं है, बल्कि उसने तो तुम्हें और हमें बचाया है। वो एक बहुत अच्छा लड़का है। और वो कहती है कि तुम्हें भी अब ये सब छोड़कर अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। इतना कहने के बाद लीटिया वापस से होली स्वॉर्ड में जाकर समा जाती है।
तो दोस्तों इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम आरडी, जेनी और रीना को देखते हैं जो बैठकर ताश खेल रहे होते हैं और वो अपने क्लासमेट के साथ कहीं जा रहे होते हैं। अब दोस्तों वहाँ पे वो जो लोग ताश खेल रहे होते हैं उसमें रीना लगातार जीत रही होती है और जेनी हार रही होती है, जिसकी वजह से उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है। अब ये सब चल ही रहा होता है तभी अचानक से टाइम फ्रीज हो जाता है, लेकिन दोस्तों हमारे वो तीनों हीरो के लिए नहीं होता है, वो हिल डुल सकते थे। तभी दोस्तों अचानक से वहाँ पोर्टल खुलता है और वो तीनों लोग बड़े अजीब सी जगह चले जाते हैं और जिस शेप में वो लोग गिरते हैं ना, राम राम छी छी क्या ही बताए, बहुत अश्लीलता शेप में गिरते हैं वो लोग। आरडी अपना मुंडी इधर उधर घुमाता है और देखता है कहाँ आ गए। तभी उनके सामने एक बच्चा आता है जिस पर आरडी उसे देखता है तो पूछता है क्या तुम डीमन हो, जिस पर वो बच्चा बोलता है डीमन कहना उतना अच्छा नहीं है, मैं गॉड हूँ। इसको सुनने के बाद तीनों लोग हड़क जाते हैं, क्या तुम गॉड हो? जिसके बाद दोस्तों आरडी उससे कहता है चलो एक पल के लिए मान लिया कि तुम भगवान हो, लेकिन तुम हम लोग से क्या चाहते हो? जिस पर वो बच्चा कहता है इस ब्रह्मांड में तुम्हारी दुनिया के सिवा और किसी की भी दुनिया है जहाँ पर डीमन से बहुत ज्यादा खतरा होने वाला है उन लोगों के लिए। जहाँ पर आरडी कहता है क्या बकचोदी कर रहा है, इसके सामने ही मैं खड़ा हूँ, कोई दिक्कत है क्या इससे मेरे को? जिसके बाद दोस्तों वो गॉड बोलता है उन लोगों से तुम लोग चाहो या ना चाहो तुम लोग को मिलकर डीमन को मारना ही है। जिसके बाद गॉड उन लोग को कहीं और टेलीपोर्ट कर भेज देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग जहाँ पर आए होते हैं वहाँ का नजारा देखकर वो सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वहाँ दो चंद्रमा था। जिस पर आरडी कहता है मुझे जहाँ तक जानकारी है ऐसा चंद्रमा तब हुआ करता था बहुत प्राचीन टाइम में, जब वो बारबरोस की लड़ाई नहीं हुई थी तब ऐसा हुआ करता था। आरडी बोलता है कि इस वक्त हम लोग किंगडम वाल्टुओस में खड़े हैं। जिसे सुनने के बाद वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। तभी आरडी बोलता है हमें गॉड ने बोला था कि हम लोगों को डीमन को मारना है, तो इसके लिए हम लोग वो किंगडम वाल्टुओस के हेड से हम लोग को दोस्ती करनी होगी और उसके बाद हमको डिस्कस करना होगा कि कैसे डीमन को मारना है। इस बात को सुनने के बाद वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें अगर सबसे ज्यादा किसी चीज पे विश्वास होता था तो वो था आरडी। अभी दोस्तों ये लोग के बीच में बातें चली रही होती है, तभी उन लोगों को एक लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा बिच्छू यानी कि एक स्कॉर्पियो एक लड़की को दौड़ा रहा होता है। इसे देखने के बाद आरडी से रहा नहीं जाता। वो बोलता है कि हम किसी लड़की को खतरे में नहीं देख सकते और वो तुरंत भाग जाता है उस लड़की को बचाने के लिए। हम देखते हैं कि वो बिच्छू उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है। तभी आरडी अपने पावर से बहुत बड़ा एक स्पेल बनाता है और उस बिच्छू को भस्म कर देता है, यानी कि उस पे ऊपर ब्लास्ट मार देता है। और साथ ही साथ उसने उस लड़की के ऊपर प्रोटेक्शन वॉल भी बना के रखा था ताकि वो सेफ रहे। तभी दोस्तों वहाँ पर उस टाइम की लेडी ओलिविया आती है और वो कहती है आरडी से बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने मेरी वर्कर को बचा लिया। जिसके बाद दोस्तों वो लेडी ओलिविया बेहोश होने वाली हवा छोड़ने लगती है, जिसके सामने भाई वो दोनों लड़कियां टिक नहीं पाती, वो दोनों बेहोश हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों हमारा आरडी तो आरडी है, उसके ऊपर कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो लेडी ओलिविया से कहता है इतना छोटे छोटे चीजों से तो मेरा कुछ नहीं उखड़ने वाला। और लेडी ओलिविया ये देखकर इम्प्रेस होती हैं। जिसके बाद वो जाते वक्त आरडी को कहती हैं तुम लोग भी मेरे पीछे आओ। अब दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लेडी ओलिविया आरडी से कहती है हम चाहते हैं कि तुम मेरे सेना में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि कल रात मैंने जो तुम्हारी पावर देखी सचमुच बहुत यूजफुल थी और मैं तुम्हारे पावर को देखकर इम्प्रेस हो गई हूँ। जिस पर आरडी तुरंत मान जाता है, क्योंकि वही उसके पास एक रास्ता था वहाँ के राजा से वो मिलने का। जिस पर आरडी ओलिविया से कहता है मैं तभी ज्वाइन करूंगा, मेरी 2 शर्त है। जिस पर लेडी ओलिविया कहती है हाँ बोलो। पहला शर्त वो ये रखता है मेरे साथ ये दोनों लड़कियां भी जाएंगी और इनकी सुरक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिस पर लेडी ओलिविया मान जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी दूसरी शर्त क्या है? आरडी बोलता है कि मेरा दूसरी शर्त वेदा डिपार्टमेंट है, मतलब कि मुझे वेदा डिपार्टमेंट के अंदर रहकर काम करना है। जिस पर लेडी ओलिविया कहती हैं तुम जैसा होशियार आदमी इतना घटिया डिपार्टमेंट में क्या करेगा? आरडी बोलता है कि नहीं भैया हमको रहना है तो वेदा डिपार्टमेंट में ही रहना है। जिस पर लेडी ओलिविया मान जाती है और कहती हैं ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। अब दोस्तों यहाँ पर सीन बदलता है और हम उन तीनों को वेदा रिसर्च डिपार्टमेंट के बाहर देखते हैं। आरडी बताता है कि हमने इसलिए इसे चूज किया है क्योंकि लड़ाई के वक्त यही एक सबसे सेफ जगह है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वेदा डिपार्टमेंट बहुत तेजी से फट जाता है और उनको पत्थरों में से चीरते हुए एक लड़की बाहर आती है और उसी का नाम वेदा होता है। तभी दोस्तों हमें पता चलता है कि वो जो ब्लास्ट है वो और कुछ नहीं वेदा का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट होता है।
अब जेनी और रीना जब वेडा को देखती हैं तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। बोलती हैं ये कोई वेडा है, बुर्बक अनपढ़ लड़की कहेंगी। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि वेडा सब कुछ ठीक कर देती है और उन लोगों के साथ अचानक से अंदर पहुंच जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर वेडा उन लोग से पूछती है आखिर तुम लोग मेरे ही अंदर क्यों रहना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर जो कोई भी है मेरे अंदर तो नहीं रहना चाहता। तभी आडी खड़ा होकर उसे सारा बात बताता है। ये सुनने के बाद जब वेडा को पता चलता है कि ये लोग फ्यूचर से आए हैं, भाई साहब वो तो खुशी के मारे नाचने लगती है। जिस पर वो ये भी समझ जाती है कि वो लोग मेरे अंदर क्यों रहना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग वापस फ्यूचर में इसके एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही जा सकते हैं। अब वेडा जान जाती है कि भाई इन लोगों को हमसे काम है, तो वो उनसे एक शर्त रखने लगती है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती तभी वहाँ पर शिल्फी आती है और वो दौड़ दौड़ कर वेडा को पकड़ने लगती है उसकी पिटाई के लिए, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाती क्योंकि वेडा उससे फास्ट होती है। जिसके बाद वो गुस्साती है और वहाँ पर वो लिटिया को बुला देती है। अब भाई साहब जब लिटिया अंदर आती है और आडी उसे जब देखता है तो भाई वो दंग तो रहता है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में गाना बजने लगता है, तुझे देखा तो ये जाना सनम। अब भाई ऐसा क्यों, क्योंकि पहला प्यार तो पहला प्यार होता है ना। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि लिटिया वहाँ पर आती है और वेडा की लगती है पिटाई करने, क्योंकि वो उसे एक छोटा सा काम दी होती है और वो वेडा नहीं पूरा कर पाती है। लेकिन दोस्तों अचानक से लिटिया की नजर जेनी पे पड़ती है, उसकी सेक्सी बॉडी पर, और उसे देखने के बाद भाई वो कंट्रोल नहीं कर पाती, उसके पास पहुँच जाती है और कहती है आज रात को तुम मेरे साथ आओ ना मेरे रूम में। और यहीं तक नहीं, वो उसे पकड़कर फील लेने लगती है। अब ये आडी देखता है तो उससे रहा नहीं जाता, उन दोनों को छुड़ा देता है। लिटिया जब ये देखती है तो वो बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रोमांस में आंच डालने की। आडी कहता है कि हम लोग जहाँ से आए हैं ना वहाँ पर इसे रोमांस नहीं, इसे क्राइम कहते हैं। जिसको सुनने के बाद लिटिया का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसे फाइट के लिए चैलेंज करती है, जिस पर भाई आडी उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। अब दोस्तों यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम बैटल ग्राउंड का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो लोग खड़े होते हैं और उनके बीच में फाइट होने वाला होता है। अब यहाँ पर लिटिया लगातार मुक्कों से वारिश करने लगती है उसके ऊपर, लेकिन दोस्तों आडी तो आडी है, उसके हर फाइट को वो झेलने के लिए रेडी होता है और उसके हर फाइट को वो झेल लेता है। लेकिन यहाँ पर लिटिया चालाकी दिखाती है, उसके आंख में धूल झोंक देती है और उसके बाद क्या, उसके बाद जो उसके पेट में मुक्का मारती है ना घींच के धुम से ना, भाई आडी के 12 बज जाते हैं और वो एक छोटे से पहाड़ को चीरते हुए उसमें घुस जाता है। अब दोस्तों यहीं पर पता चलता है कि लिटिया कितनी ज्यादा पावरफुल है, मतलब कि आडी का पहला प्यार यूं ही थोड़ी प्यार बना है। लेकिन दोस्तों हमारा आडी कहाँ रुकने वाला था, वो तुरंत तेजी से उड़कर आता है और लिटिया के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन उल्टा लिटिया ही उसे एक मुक्का मार देती है। लेकिन इस बार वो खेल खेल जाता है, वो गिरते गिरते लिटिया के मुंह पे भी एक लात मारता है, जिसके बाद लिटिया की 12 बज जाती है और वो जोर से आकर धड़ाम से गिरती है। जिसके बाद वो लोग खड़े होते हैं और एक दूसरे के मुंह पे जोरदार मुक्का मारते हैं, जिसके वजह से दोनों के चेहरे के 12 बज जाते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग नहीं रुकते, सुबह से शाम हो जाती है फाइट करते करते, लेकिन नहीं रुकते। अंत में जब वो दोनों लोग थक जाते हैं तो जमीन पर सो जाते हैं। अब यहाँ पे सोते वक्त लिटिया कहती है आडी से तुम्हारे में जरूर कोई ना कोई बात है, तुमने बराबरी का फाइट लिया। लेकिन आडी बोलता है तुम पहले से कमजोर हो गई हो, जितना एक्सपेक्ट किया था उतना पावर तुम्हारे में नहीं रह गया, इस वजह से तो तुम्हें कोई भी मार देगा। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि आडी वहाँ से जाने लगता है, तभी लिटिया उससे कहती है तुम जैसा पावरफुल इंसान वेदा के टीम में क्या कर रहा है, जरूर कोई ना कोई तुम्हारे पास पक्का रीजन होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे टीम में आओ, क्योंकि तुम जैसे पावरफुल इंसान की मेरी टीम की जरूरत है। अब आडी ये बात सुनता है तो वो मान जाता है, कहता है ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मुझे किंग वार्बटोस से मिलाओगी। जिस पर वो बोलती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मिला दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें किंग की भरोसा को जीतना होगा। जिस पर आडी बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल। हम देखते हैं कि लिटिया वहाँ से जाने लगती है और उसके सर को सहलाते हुए बोलती है सो हैंडसम बॉय। अब ये बात सुनने के बाद भाई आडी के मन में और भी उसके लिए प्यार बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जेनी को देखते हैं जो बड़े मजे से नहा रही होती है, लेकिन तभी एंट्री होती है लिटिया मैडम की और वो आते आते फिर से जेनी को छेड़ने लगती है।
जिसके बाद हम दूसरे साइड आरडी को देखते हैं जो किसी चीज के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहां पर एक लतीमा नाम की सर्वेंट आती है और आकर उससे कहती है, लिडिया मैडम ने बोला है कि जब तक आप लोग का काम खत्म न हो जाए आप लोग यहीं पर रह सकते हैं। इतना कहकर वो चली जाती है। तभी हम आरडी को देखते हैं कि जिसके मन में ये ख्याल आने लगता है, सचमुच लिडिया बहुत अच्छी लड़की है, मैं खावा ही खा उसको पुनः जन्म में यानी कि पहले वाले जन्म में उसे परेशान किया। लेकिन जब उसे जेनी की चीखने की आवाज सुनाई देती है तो उसका ख्याल बदल जाता है और वो कहता है, नहीं नहीं, ये सचमुच लिडिया बहुत हरामी लड़की है। अब दोस्तों यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम आरडी, रीना, जेनी को देखते हैं जो एक बड़े अजीब से जगह पर जाते हैं। जेनी वहाँ पर जाकर डरने लगती है और कहती है, अरे बाप रे, मुझे डर लग रहा है, हम कहाँ आ गए, कहीं हमारे ऊपर हमला ना हो जाए। लेकिन आरडी उन्हें समझाता है और कहता है, बिल्कुल भी नहीं, ये इलाज की जगह है, यहाँ पर सोल्जर्स का इलाज होता है। जिसके बाद आरडी उन्हें बताता है लिडिया दरअसल क्या करती है कि जो छोटे मोटे डीमंस होती हैं उनके ठिकानों को वो खराब कर देती है, यानी उड़ा देती है और डीमंस को भी हटा देती है। इस फाइट में उनका ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होता है। अब दोस्तों यहाँ पर छोटा सा सीन फॉरवर्ड होता है और हम देखते हैं कि लिडिया दल बल के साथ हमला बोल देती है सचमुच का। वहाँ पे हम देखते हैं कि सेल्फी उस बहुत बहादुरी से उसके आगे आगे लड़ रही होती है और इधर हम जेनी, रीना को देखते हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट की बॉक्सें बांट रही होती है। तभी भाई साहब वहाँ पे जोरदार धमाका होता है और आरडी बोलता है, ये धमाका दुश्मनों का ही है। अब दोस्तों हमला करने वाले व्यक्ति को हम देखते हैं जिसका नाम बुलंग होता है और वो अपोनेंट के टीम से आया होता है और वो देखने में भी काफी ज्यादा खूंखार लग रहा होता है। रीना और जेनी जब उसे देखती है तो उनका हवा टाइट हो जाता है, कहती है, अरे बाप रे, ये कौन आ गया। तभी आरडी बोलता है, अरे छोरियों, टेंशन काहे ले रही हो, तुम्हारे सामने भी आरडी है, अभी धोता हूँ साले को। इधर दूसरे सीन में हम लिडिया को देखते हैं जो दुश्मन के अड्डे पर पहुंचकर उसका गेट खोल देती है। लेकिन उसको बड़ा अजीब लगता है कि अभी तक दुश्मन वाले हमला भी नहीं किए। तभी वहां पर लिडिया का एक सैनिक आता है और लिडिया से कहता है, अरे लिडिया मैडम, वो जो बुलंग है ना, वो मेडिकल ट्रीटमेंट वाली जगह पे हल्ला बोल दिया है। इसे सुनने के बाद बोलती है, क्या, अरे बाप रे, जल्दी भागो वहाँ पे। अब दोस्तों इधर हम बुलंग मैन को देखते हैं जो चुटकी बजाते ही उनके सारे सैनिक की वाट लगा देता है और वो अब आरडी की तरफ बढ़ने लगता है उसको खत्म करने के इरादे से। लेकिन भैया आरडी तो आरडी है, काहे का पंगा ले रहे हो भाई साहब। वो छोटा सा मैजिक करता है और वो बुलंग मैन को बेहोश कर देता है। तभी वहाँ पर लिडिया और सेल्फी पहुँचती हैं और ये देखकर वो हैरान हो जाती हैं, कहती हैं कि ये क्या था, तुमने बड़े आराम से किसको बेहोश कर दिया और हम लोगों को बेहोश करने में इधर हफ्ता लगा है फिर भी नहीं हुआ। लिडिया बोलती है आरडी से, चलो अब किंग वाटियोस से मिलने के लिए तुम तैयार हो जाओ। इधर रीना और जेनी को सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो इतिहास के सबसे महान राजा से मिलने वाली हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सब लोग वाटियोस से मिलने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में जाते वक्त जब जेनी और रीना उस महल को देखती हैं तो उसकी तारीफ करती हैं, जिसको सुनने के बाद आरडी का सीना चौड़ा हो जाता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वही तो उसे बनवाया है। लेकिन सेल्फी सुन के कहती है, ये उतना भी कुछ खास नहीं है, लिडिया का बढ़िया महल है इससे। जिस पर आरडी कहता है, डर तोरी की जय हो, बड़ा बुराई करती है। अब ये लोग जा ही रहे होते हैं तभी एक अलवारो नाम का शख्स उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन आरडी अपने प्रोटेक्शन वॉल से सबको बचा लेता है। तभी अलवारो कहता है, मैंने आरडी के बारे में सुना था कि बहुत ज्यादा होशियार है और मैंने देख भी लिया, सचमुच आरडी तुम बहुत कमाल की इंसान हो। अब दोस्तों यहाँ पर एंट्री होती है हमारे राजा की, अजीमो शान शहिंशाह, मतलब कि किंग वाटियोस की एंट्री होती है और उनके एंट्री के बाद भाई सबकी हवा गुम हो जाती है। जेनी तो बेहोश ही हो जाती है, जिसके बाद वो अंदर लेके जाने लगते हैं अपने दरबार में। अब यहाँ पर किंग वाटियोस अपने दरबार में जाकर जब बैठते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे नौकर आते हैं खाना पीना लेकर उनको ऑफर करने के लिए। लेकिन वो बोलते हैं, तक ले आ, मतलब कि यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जेनी और रीना राजा साहब को लॉर्ड डीमन का नाम देते हुए कहती है, आप सचमुच बहुत ज्यादा महान हैं। तभी किंग वाटियोस बोलता है, लॉर्ड डीमन, कौन है ये लॉर्ड डीमन। ये सुनने के बाद वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। तभी आरडी उनसे कहता है, दरअसल बाहर आपको सब लोग लॉर्ड डीमन के ही नाम से जानता है। तभी किंग वाटियोस बोलते हैं, ये लॉर्ड डीमन कोई तो है, मैंने भी सुना है। इस बात को सुनने के बाद आरडी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है कि मेरे टाइम पे तो बस मुझे ही लोग लॉर्ड डीमन के नाम से जानते थे, उस समय कोई दूसरा शख्स भी था क्या।
तभी किंग वार्टोस बोलते हैं क्या कोई बात है क्या। तभी वो तीनों माफी मांगते हुए कहते हैं नहीं नहीं, हम लोग को सुनने में ही कोई समस्या हो गई होगी, कोई बात नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम उन तीनों को वेदा के डिपार्टमेंट में देखते हैं, जहाँ पर वो लोग इसी बात पे डिस्कस कर रहे होते हैं आखिर वो दूसरा लॉर्ड डीमन व्यक्ति है या नहीं है। तभी वहाँ पर वेदा बोलती है यहाँ पर दो दो लॉर्ड डीमन हो सकते हैं, लेकिन तुम लोग जिस यूनिवर्स से आए हो वहाँ पर एक ही होता है। इस बात को सुनने के बाद आरडी का जो शक होता है बिल्कुल कंफर्म हो जाता है। वो जान जाता है कि यहाँ पर कोई एक अनजान व्यक्ति है जो खेला खेल रहा है, और उसे तभी वहाँ पर उसे इस बात का भी याद आता है कि गॉड बोले थे कि हमें लॉर्ड डीमन को मारना जरूरी है क्योंकि वो खतरा बनते जा रहा है। तभी जेनी बोलती है कि आखिर हम लोग पहचानेंगे कैसे कि वो लॉर्ड डीमन है तो है कौन। तभी रीना बोलती है अरे राजा साहब भी तो उसको मारने के पीछे पड़े हैं क्योंकि वो खुद ही नहीं चाहते कि हमारे सिवा कोई लॉर्ड डीमन हो। अब दोस्तों यहाँ पर हम जेनी को ये बोलते हुए सुनते हैं, वो कहती है कि मुझे लगता है कि राजा साहब को हमें सब कुछ सच्चाई बता देनी चाहिए ताकि वो हमसे नाराज ना हो और हमारे साथ हो जाएं। तभी आरडी बोलता है अभी नहीं बताएंगे, अभी उनका और भी ज्यादा भरोसा जीतना है तब इस बारे में सोचेंगे। तभी दोस्तों वहाँ पर लिटिया आती है और कहती है हमें एक डीमन को मारने के लिए पेट्रोलियम पे चलना है, जल्दी से रेडी हो जाओ। आरडी एक बार में ही रेडी हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सब लोग जा रहे होते हैं उसी डीमन को मारने के लिए। तभी लिटिया बोलती है आखिर आरडी तुम एक बार में रेडी कैसे हो गए, तुम जरूर अपना पावर दिखाकर राजा साहब को इम्प्रेस करना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद भाई उसको पता चल जाता है कि हाँ मेरा मन तो यही है, लेकिन इसे कैसे पता चला। अब दोस्तों आरडी पूछता है उस डीमन के बारे में, कहता है कि कौन डीमन है, किसे मारने जा रहे हैं। तभी सेल्फी कहती है हम लोग कर्स डीमन को मारने जा रहे हैं। जिसे सुनने के बाद भाई आरडी के चेहरे के 12 बज जाते हैं। अब दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले जन्म में उसी कर्स डीमन की वजह से आरडी ने लिटिया को मारा था। दरअसल वो कर्स डीमन जो है लिटिया के ब्रेन को वॉश कर दिया था, जिसके वजह से मजबूरन भाई आरडी को लिटिया को मारना पड़ा था। अब दोस्तों थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि वो लोग कर्स डीमन के महल के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर गेट के सामने ही बहुत सारे स्केलेटन खड़े होते हैं। सेल्फी आगे बढ़ती है मारने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि आरडी एक ही चुटकी में सारी स्केलेटन की धजिया उड़ा देता है। लिटिया जब ये देखती तो बोलती है अरे तुम इतना गुस्से में क्यों हो आरडी। जिस पर आरडी मन ही मन बोलता है इस बार इतिहास वापस नहीं दोहराया जाएगा, इस बार कुछ अलग होगा। अब दोस्तों वो लोग महल के तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि महल में आग लग चुका है और बहुत से लोगों का चीखने की आवाजें आ रही होती हैं, जिसे सुनने के बाद वो लोग महल के अंदर तुरंत घुसते हैं। और वहाँ पर वो लोग जो खड़ा होकर नजारा देखते हैं ना, सचमुच दर्दनाक थी। वो देखते हैं कि कर्स डीमन के खुद के ही सोल्जर्स झुलस रहे होते हैं, जल रहे होते हैं, जिस पर वो लोग सोचते हैं कि आखिर कर्स डीमन अपने ही सोल्जर्स को क्यों जलाएगा। जब वो लोग थोड़े दूर आगे और बढ़ते हैं तो वो लोग देखते हैं कि भैया कर्स डीमन की मुंडी कटी पड़ी है, जिसे देखने के बाद उनके नीचे से जमीन खिसक जाती है। तभी अंदर से आता है वही शख्स जो कर्स डीमन की मुंडी को काटा होता है, और भाई साहब वो आयरन मैन के सूट में लग रहा होता है, बड़ा खतरनाक दिख रहा होता है। जब वो आकर उनके सामने खड़ा होता है तभी आरडी उनसे पूछता है कौन हो तुम और तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर वो शख्स बोलता है मैं वही हूँ जिसे तुम लोग खोजते खोजते यहाँ पर आए, लॉर्ड डीमन। अब दोस्तों ये सुनने के बाद वहाँ पे खड़े सभी लोगों का होश उड़ जाता है। तभी वो लॉर्ड डीमन कहता है मेरा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी किंग वार्टोस को भी टपकाना है। जिसको सुनने के बाद लिटिया उसके फाइट को एक्सेप्ट करती है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दोस्तों हम देखते हैं कि एक छोटा सा पंचायत बैठा होता है, जहां पर इस बारे में लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे हम लॉर्ड डीमन को हराएं। तभी वहां पर किंग वार्टोस के कुछ सैनिक कहते हैं हमें लगता है कि आरडी और इनके जो दो दोस्त हैं इनको यहाँ से निकल लेना चाहिए, क्योंकि ये अनजान लोग हैं और वैसे भी हम लोग इसको अपने गिल्ड में शामिल नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर किंग वार्टोस कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, आरडी ने तो मेरी इतनी ज्यादा मदद की है, यहाँ तक कि उस शैतान को पकड़वाने में मदद किया है जिसको हम लोग बहुत दिन से पकड़ रहे होते हैं। जिसके बाद किंग वार्टोस कहते हैं कि हमें इस बात से टेंशन हो रही है कि वो लॉर्ड डीमन हमें चेतावनी दे के रखा है, तो उससे पहले कि वो हमारे ऊपर अटैक करे हमें उसके ऊपर अटैक बोल देना चाहिए। तभी वहाँ पर आरडी बोलता है कि हमें लगता है कि वो अमर है तो हम लोग कैसे उसे मारेंगे। तभी किंग वार्टोस बोलते हैं कि हमें उसकी एक सीक्रेट पता है, उससे पहले हमें उसका महल को डिस्ट्रॉय करना होगा, तब तुम देखते जाओ बस।
अब दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम आरडी को लातिमा से ये पूछते हुए सुनते हैं लिटिया कहाँ पर है, जहाँ पर लातिमा उसे कहती है लिटिया अपने फोर्सेस को कमांड देने गई है और वो हमेशा ऐसी ही करती है क्योंकि उसकी फोर्स बार्बाटोस की फोर्स से अलग काम करती है। अब ये सब सुनने के बाद आरडी वहाँ पर बैठकर लिटिया के बारे में सोच ही रहा होता है कि हमने लिटिया को तो बचा लिया, लेकिन ये लॉर्ड डीमन का क्या चक्कर है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लॉर्ड डीमन अपीयर होता है, जिसे देखकर आरडी पूछता है अब तुम क्यों आए हो लॉर्ड डीमन। तभी वो लॉर्ड डीमन कहता है मुझे पता है कि तुम लिटिया को बचाने आए हो और उसे बचाने में सफल भी हुए, लेकिन अभी भी लिटिया को जान को खतरा है और वो मर सकती है, तो हम चाहते हैं कि हम दोनों लोग मिलकर लिटिया को बचाएं। अब ये सुनकर भाई आरडी का दिमाग गड़बड़ गड़बड़ होने लगता है। वो कहता है कि ये क्या बोलना चाह रहा है। तभी वो उससे कहता है साफ साफ बोलो तुम कहना क्या चाहते हो। और वो अपना हेलमेट उतारता है और हेलमेट उतारने के बाद जो नज़ारा दिखाई देती है ना भाई आरडी को, उसे देखने के बाद आरडी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। यानी कि वो लॉर्ड डीमन और कोई नहीं आरडी का दूसरा रूप होता है, जिसे देखने के बाद आरडी बोलता है कि अरे तुम कौन हो। जिस पर वो बोलता है मैं हूँ तुम हो। इसे सुनने के बाद आरडी को कुछ समझ में नहीं आता। तभी वो बताता है कि मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ और दूसरे यूनिवर्स से आया हूँ। दरअसल गॉड ने मुझे एक मिशन के साथ भेजा है कि लिटिया को तुम बचाना, और तुम्हारा भी सेम मकसद है लिटिया को बचाना। तो अब जल्दी से मेरे साथ दोस्ती कर लो ताकि हम दोनों लोग मिलकर लिटिया को बचाएं। अब दोस्तों ये सारी बातें सुनने के बाद आरडी उससे 2 सवाल पूछता है। कहता है कि तुम ये बताओ कि ये सारी बातें किंग बार्बाटोस को पता है। जिस पर वो डीमन बोलता है नहीं। वो दूसरा सवाल ये पूछता है कि तुम ये बताओ तुम इसी टाइम पर यहाँ पर क्यों अपीयर हुए हो। जिस पर वो लॉर्ड डीमन कहता है इसमें मेरी क्या गलती है, गॉड ने अपने मर्जी से मुझे यहाँ पर भेजा है और मेरा मिशन है लिटिया को बचाना और दूसरा मिशन है इस धरती को तबाह करना। इसे सुनने के बाद भाई अब आरडी को भगवान की कही वो बातें याद आ जाती है। अब आरडी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तो वो उससे पूछ देता है कि तुम ये बताओ आखिर दोनों से मतलब क्या है। जब तुम पूरी इस दुनिया को तबाह कर ही दोगे तो लिटिया को बचाने का फायदा क्या है। अब ये बात सुनकर वो डीमन खामोश हो जाता है और उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद वो उससे इस बात के लिए फोर्स करता है कि तुम लिटिया को बचाना चाहते हो कि नहीं, मुझसे दोस्ती करो। ये बात सुनने के बाद आरडी खामोश हो जाता है और उसको तेज गुस्सा आने लगता है। अब और भाई साहब वो गुस्से में आकर आरडी का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें पता भी है तुम्हारे वजह से मैं कितना ज्यादा टेंशन में जीता था। मैंने ना चाहते हुए भी लिटिया को मारा, जिसके वजह से मैं अपने आप को जिंदगी भर कोसता रहा, लेकिन यूनिवर्स को तो कुछ और ही मंजूर था। वो मेरा पुनर्जन्म किया आरडी के रूप में और इस बार मुझे मौका मिला है तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ लिटिया को बचाने के लिए। अब ये सारी बकबक सुनने के बाद भाई आरडी का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है उसे फ्रेंडशिप के लिए। अब आरडी अपना हाथ उसके हाथों के ऊपर रखने ही वाला होता है तभी उसे लिटिया के बारे में याद आने लगता है और जेनी और रीना के बारे में, जिसके वजह से वो रुक जाता है। तभी वो लॉर्ड डीमन उसे 3 दिन का टाइम देता है और कहता है कि जब तुम्हारा फैसला बदल जाए तो पहाड़ी के पीछे वाले एरिया में आके मुझसे मिलना। अब दोस्तों यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लिटिया आरडी को लेकर मार्केट में पहुंची होती है। वहाँ पर लिटिया अपने हरकत से बाजी नहीं आ रही होती है। वहाँ पर एक प्यारी सी लड़की को पकड़कर वो कहती है आज रात को मेरे साथ आओ ना बसंती। अब उसके बाद वो आरडी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है तुम्हें भी लड़कियों के साथ एंजॉय करना चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। जिस पर आरडी कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम ही ये सब करो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये सुनने के बाद भाई उसके मुंह पर मारती है एक मुक्का खींचकर। आरडी को गुस्सा आता है, वो लिटिया के मुंह पे मारता है एक गुस्सा, जिसके बाद उनके बीच में महाभारत हो जाता है। तब जाकर लिटिया उसे बताती है दरअसल मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम्हारा मूड सही हो जाए। ये सुनने के बाद आरडी को बड़ा बकवास सा लगता है। तभी आरडी उसे कहता है एक बात बताओ, अगर तुम अपने प्यार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो तुम जा सकती हो। इसे सुनने के बाद लिटिया उसको एक बड़े अजीब सी जगह पर लेकर चली जाती है। अब वो दोस्तों जो अजीब सा जगह होता है वो और कुछ नहीं डीमन का गांव होता है और हम देखते हैं कि वहाँ के सारे डीमन मारे जा चुके हैं और वो गांव भी खंडहर हो चुका है। जहाँ पर हम देखते हैं कि उस मरे हुए डीमंस की स्प्रिटें घूम रही होती है। तभी वो सारी स्प्रिटें लिटिया के पास आती है और कहती है क्यों मारा मेरे परिवार को, क्यों मारा मेरे परिवार को। जिस पर लिटिया आरडी से बताती है दरअसल इस गांव के जितने भी डीमंस हैं उन्हें और कोई नहीं मैंने ही मारा है और उसका कारण ये था कि वो सारे डीमंस एक बार सारे इंसान के ऊपर हल्ला बोल दिए और मेरा काम था इंसान को बचाना, जिसके वजह से मुझे सारे डीमन को मारना पड़ा और अब वही स्पिरिट मुझे हमेशा कोसते रहते हैं।
लिटिया उसे बताती है कि वहाँ पर मारते वक्त मुझे थोड़ा भी दया नहीं आया, उसमें मैंने बूढ़े जवान क्या बूढ़ी औरत सबको मैंने कुचल दिया एक ही बार में, और इसी के कारण मेरी रातों रात तक मुझे नींद नहीं आती। इस बात को सुनने के बाद आरडी को सचमुच लिटिया के लिए बुरा लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर लिटिया आरडी से एक बात और कहती है। वो कहती है कि मैं बहुत जल्द मरने वाली हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम इसके बीच में इंटरफेयर करो। जिसे सुनने के बाद आरडी के आंख से आंसू निकलने लगता है और वो बेचारा कुछ नहीं बोल पाता। अब यहाँ पर वो दोनों घर आते हैं और हम देखते हैं कि जेनी और रीना जब उन्हें देखती है साथ में तो कहती हैं अच्छा जी, तो इनका चुप्पे चुप्पे सीक्रेट वाला मीटिंग चल रहा होता है। जिसके बाद वो नाराज हो जाती हैं। तभी लिटिया उनके पास जाती है और उसे सोने का इयररिंग्स देती हैं, जिसे देखने के बाद वो दोनों तो खुश हो जाती हैं, लेकिन भाई उनकी बच्ची सेल्फी बच्ची गुस्सा आ जाती है। जिसके बाद लिटिया कहती है अरे तुम तो मेरी बच्ची हो, तुम्हें कैसे मैं भूल सकती हूँ। वो उसे पार्टी का इनविटेशन देती है। अब दोस्तों यहाँ पर सीन फॉरवर्ड होता है और हम देखते हैं कि डीमंस और किंग बार्बाटोस के जितने भी जनरल सैनिक होते हैं उनके बीच में फाइट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वेडा एक बहुत बड़े फ्यूचर रोबोट की मदद से सारे डीमन को कुचलते कुचलते आगे बढ़ रही होती है। उसके बाद हम एल्वारो को देखते हैं जो बहुत पावरफुल स्पेल बनाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके स्पेल की वजह से उसके खुद के भी सैनिक मारे जा सकते थे। लेकिन तभी वहां पर किंग बार्बाटोस आते हैं और वहां पर वो हेल की ओपनिंग करते हुए उसके स्पेल को डिस्ट्रॉय करते हैं और सबको बचा लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर किंग बार्बाटोस को एक बात सताई जा रही होती है। वो कह रहे थे कि हम तो उनके जितने सैनिक मार रहे हैं उससे डबल होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो एक लिमिटेड अमाउंट में सेना है, आखिर हम क्या करें। अब दोस्तों इधर हम लिटिया और सेल्फी को देखते हैं जो डीमंस को मार ही रही होती हैं। तभी लिटिया को कुछ महसूस होता है और वो सेल्फी से कहती है कि तुम आगे का संभालो, जिसके बाद वो वहां से निकल जाती है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि आरडी डीमन से मिलने के लिए उसी पहाड़ी के पीछे पहुंच चुका होता है और वो साफ साफ डीमन से बोल देता है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे लिटिया के प्लान के बारे में पता चल चुका है। जिसे सुनने के बाद डीमन को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो आरडी के ऊपर अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि आरडी उसके अटैक से बच जाता है, लेकिन रिप्लाई में आरडी भी उससे ऊपर अटैक करता है। लेकिन उसके अटैक की वजह से भाई उस डीमन का कुछ नहीं उखड़ पाता, क्योंकि वो इतना पावरफुल आर्मर जो पहना होता है। अब यहाँ पर आरडी सोचता है कि उसे वो एक कांच के बॉल में कैप्चर कर ले, लेकिन नहीं कर पाता क्योंकि भाई उसका आर्मर ही इतना पावरफुल होता है। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड डीमन आरडी से कहता है जरा भी तुम्हें दिमाग नहीं है क्या? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैंने तुम्हें यहाँ पहाड़ी के पीछे क्यों बुलाया है? जिसे सुनने के बाद आरडी की दिमाग की बत्ती जलती है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जेनी और रीना को देखते हैं जो काफी ज्यादा उदास होती है। दरअसल वो इस बारे में सोच रही होती है कि वहाँ पर आरडी अकेले फाइट कर रहा है और हम लोग यहाँ पर हाथ रखे चुपचाप खड़े हैं। काश हम लोग उसके साथ होते, उसकी मदद कर पाते। और इस बात को तो रीना कुछ ज्यादा ही सर पे ले लेती है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जाने लगती है। अब भाई वहाँ पर जेनी उसे देखती है तो मोटिवेशन देते हुए कहती है अरे कोई बात नहीं। वो दोनों लोग आपस में बात कर ही रहे होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वही लाटिमा सर्वेंट आती है और उसका मुंह देखकर भाई ये दोनों तो समझ जाते हैं कि दाल में कुछ काला है। तभी लातिमा कहती है कि आरडी आप लोगों को मैदान में बुलाए हैं अपने पास ताकि फाइट करने में आप उनकी मदद कर सके। ये सुनने के बाद दोनों लड़कियां खुश होती हैं और आगे की तरफ बढ़ने लगती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लातिमा आगे आगे दौड़ रही होती है और रीना और जेनी उसके पीछे पीछे दौड़ रही होती हैं। तभी जेनी और रीना उनसे पूछती है आखिर बताओगी हम लोग जा कहाँ पे रहे हैं? तभी लातिमा उसे बताती है कि हम लोग लॉर्ड डीमन के महल जा रहे हैं। जिस पर वो दोनों लड़कियां पूछती हैं आखिर हम लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं? हमें तो आरडी के साथ होना चाहिए ना। तो वो खड़े होकर बताती है आरडी के अनुसार हमें पता चला है सोल स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल कर वो जो लॉर्ड डीमन है अपने शरीर से अपना आत्मा अलग कर दिया है, जिसकी वजह से वो अमर हो चुका है। और लॉर्ड डीमन यानी कि आरडी हमें बताया है कि हमें इसके लिए दोनों चीज को मारना पड़ेगा, उसकी स्पिरिट को भी मारना पड़ेगा और उसे भी, तभी जाकर वो मर सकता है। वो ये भी बताती है कि आरडी के अनुसार हमें पता चला है कि वो अपनी आत्मा को शरीर से दूर नहीं रख सकता, आस पास ही रख सकता है और हमें पूरा आशा है कि उसकी जो आत्मा है स्पिरिट है वो इसी महल में होगी। अब दोस्तों वो दोनों लड़कियां तैयार तो हो जाती हैं उस आत्मा को खत्म करने के लिए, लेकिन वहाँ पे रीना हिचकिचा रही होती है, उसे डर लग रहा होता है क्योंकि उसके लाइफ का ये सबसे बड़ा काम है। तभी वहाँ पर जेनी उसे पकड़ कर कहती है क्यों भाई डर लग रहा है क्या? सोचो कि आरडी को जब पता चलेगा कि इस सिचुएशन में तुम डर रही हो तो उसको कैसा लगेगा। जहाँ पर
रीना वापस से मोटिवेशन में आकर जोश में आ जाती है और कहती है नहीं नहीं मैं नहीं डर रही हूँ। वो दोनों लोग महल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर कुछ डीमंस हमला करते हैं, जहाँ पर वो लातिमा उन लोगों को बचा लेती है और कहती है कि तुम लोग महल के अंदर जाके उस जगह को डिस्ट्रॉय करो, हम यहाँ डीमन से लड़ते रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सीन फॉरवर्ड होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां वहाँ पर पहुँच जाती हैं जहाँ पर लॉर्ड डीमन का स्पिरिट रखा होता है। वो दोनों लड़कियां वहाँ पर पहुंचकर औजार उठाती है उसको तहस नहस करने के लिए, लेकिन तभी देखते हैं कि उनके पैर के नीचे एक स्पेल बनता है और अगले ही पल में देखते हैं कि वो दोनों लोग किडनैप हो जाती हैं, यानी कि उनके हाथ में रस्सी बंधा जाता है और दोनों अगल बगल साइड में खड़ी हो जाती हैं। यहीं पर हमें पता चलता है कि उनको किडनैप करने वाला और कोई नहीं भैया लातिमा ही होती है। अब दोस्तों हम लोग दूसरे सीन में लॉर्ड डीमन को देखते हैं जो एक पोर्टल खोलकर आडी को ये सारा नजारा दिखा रहा होता है। वो कहता है कि अभी भी टाइम है, तुम मुझसे दोस्ती कर लो वरना ये तुम्हारी दो दोस्त मारी जाएंगी। जहाँ पर आडी ये बात सुनकर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, लेकिन वो उसे फिगर आउट कर लेता है। वो कहता है कि जैसे मैं आडी हूँ और मेरे साथ जितने भी लॉर्ड डीमन हैं वो मेरे ही परछाई पे चलेंगे, और हमने जैसा कि इस लड़की के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है तो जितने भी लॉर्ड डीमन है वो भी स्पेंड किए होंगे, और ऐसा वो कभी भी नहीं चाहेंगे इस लड़की को मारना। ये सुनने के बाद भाई लॉर्ड डीमन को बहुत तेज गुस्सा आता है, तो वह कहता है कि मैं तो नहीं मारूंगा, लेकिन कुछ ही देर में भाई वहाँ पर वार्वोटोस की सैनिक आ रही है। अब वो सोच लो कि वो उसके साथ क्या करेंगी। इस बात को सुनने के बाद आडी एक बार फिर से टेंशन में आ जाता है। तभी दोस्तों यहाँ पर आडी को समझ में आता है कि ये सब लॉर्ड डीमन का ही प्लान का हिस्सा है। मुझे यहाँ इस पहाड़ी के पीछे लाना, वहाँ पर उस स्पिरिट को महल में छुपाना, फिर से जेनी और रीना को वहाँ पर ले जाना ताकि वो उसके बंधुआ में फंस जाए। ये सब सोचकर वो सोच ही रहा होता है, तभी लॉर्ड डीमन एक बार फिर उसे ऑफर करता है और कहता है कि अभी भी टाइम है, तुम मेरे दोस्त बन जाओ। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग पहले सीन का नजारा देखते हैं जहाँ पर वो दोनों लड़कियां उनसे पूछती है कि आखिर तुमने हम लोग को धोखा क्यों दिया। वो कहती है कि हमने ये सब लिटिया को बचाने के लिए किया और हम लोगों को पता भी था कि भाई वो लिटिया को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये दोनों लड़कियां भी कच्ची गोली नहीं खेली, वो स्पीड सर्कल का इस्तेमाल कर अपने आप को छुड़ा लेती हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई उसके चेहरे पर एक सिकन तक नहीं आती, जिसके बाद वो अपने बचाव के लिए बहुत सारे डीमंस को खड़ा कर देती है। और ये देखकर भाई ये दोनों लड़कियां हैरान हो जाती हैं। तभी वो दोनों लड़कियां तैयारी करने लगती हैं उस डीमंस को मारने के लिए। तभी वहां पर लिटिया आ जाती है और लिटिया को देखकर वो दोनों लड़कियां हैरान हो जाती है कि अरे इसको यहाँ का लोकेशन कैसे पता चला। तभी लिटिया बताती है कि हमने जो तुम्हें हेयर बैंड दिया था ना, उसके जरिए हमने तुम लोग को ट्रैक कर लिया। अब यहाँ पर लिटिया को भाई उसकी गद्दारी के बारे में भी पता चल जाता है, लेकिन बेचारी जानकर क्या करेगी, उसने भी तो लिटिया को बचाने के लिए ही अपना खेला दाव पे लगाया था। जिसके बाद दोस्तों एक एक कर लिटिया और वो दोनों लोग मिलकर सारे डीमंस को मार देते हैं। मारते ही मारते भाई हम देखते हैं कि लिटिया वहाँ पर जो बड़ा सा लाल कलर का क्रिस्टल होता है जिसमें लॉर्ड डीमन का स्पिरिट होता है, वो उसे भी मारकर फोड़ देती है। और उसको फोड़ते इधर हम देखते हैं कि वहाँ पर पोर्टल बंद हो जाता है और लॉर्ड डीमन को बहुत बड़ा झटका लगता है। और इधर हम किंग वार्वोटोस को देखते हैं, उसे भी झटका लगता है। अब उसे क्यों झटका लगा ये तो हम लोगों को अगले सीजन में पता चलेगा। इधर हम देखते हैं कि आरडी को फिर से वो कहता है एक बार ज्वाइन करने के लिए कि आरडी आओ ज्वाइन कर लो। अरे गधे, उसे नहीं ज्वाइन करना है तो क्यों उसे बार बार फोर्स कर रहे हो। अब आरडी जान चुका है कि भाई इसका स्पिरिट मर चुका है, तो वो उसे एक बार फिर पूछता है कि तुम सच सच बताओ, तुम लिटिया को बचाने के लिए ये सब कर रहे हो या इसके पीछे कोई और ही चीज है। इसको सुनने के बाद लॉर्ड डीमन की आंखें चौड़ी हो जाती है और ये देखकर आरडी समझ जाता है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सटीक लगा है। आरडी उसे कहता है कि तुम इसलिए ये सब कर रहे हो ताकि तुम उस गिल्ट से बच सको जिसमें तुमने लिटिया को मारा था। अब न चाहते हुए लॉर्ड डीमन गुस्से में आता है और एग्री करते हुए कहता है हाँ इसी के लिए कर रहा हूँ, क्या कर लेगा तू। जिस पर आरडी बोलता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं करूंगा। अब यहाँ पर लॉर्ड डीमन को पता चल गया है कि अब तो वो उससे दोस्ती नहीं करने वाला, तो वो अपने फॉर्म में आता है और ये दोनों, कहने का मतलब कि दोनों हीरो अब अपने अपने लॉर्ड डीमन के फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि फाइट के लिए। अब दोस्तों देखते ही देखते उनके बीच में घमासान फाइट होने लगता है। हम देखते हैं कि लॉर्ड डीमन और आरडी के बीच का जो फाइट होता है वो देखने लायक फाइट होता है। दोनों एक दूसरे को बराबरी का टक्कर दे रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लॉर्ड डीमन के आंख में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा होता है और वो ये सोच रहा होता है
है कि हमने पिछले जन्म में लिटिया को मारा, तो इस जन्म में लिटिया को बचाने के लिए इस आरडी को मार देंगे। और दोस्तों सचमुच वो आरडी के ऊपर भारी पड़ने लगता है। देखते ही देखते वो आरडी को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर लिटिया अपीयर होती है और उसके हाथ में लॉर्ड डीमन का स्वॉर्ड होता है। आरडी जब उसके हाथ में वो स्वॉर्ड देखता है तो वो समझ जाता है कि अगर इसके स्वॉर्ड के ऊपर हम हमला करें तो शायद इसको कुछ हो, और उसका सोचना बिल्कुल सटीक होता है। जैसे ही वो स्वॉर्ड पर हमला करता है, यहाँ पर लॉर्ड डीमन को झटका लगता है और वो बहुत ज्यादा कमजोर भी हो गया होता है। अब दोस्तों लॉर्ड डीमन कमजोर तो हो गया है, घुटनों के बल लेटा है, लेकिन उसके सर से अभी भी लिटिया को बचाने का भूत नहीं गया है। जिसके बाद वो आरडी को लिटिया के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। वो कहता है कि सोचो आरडी, तुमने कितना टाइम बिताया है लिटिया के साथ। और दोस्तों सच में आरडी लिटिया के साथ पास्ट टाइम में बहुत टाइम भी स्पेंड किया है, उसके साथ घूमना, मार्केट में खेलना कूदना और न जाने क्या क्या। लेकिन दोस्तों ये सब याद करने से भी भाई आरडी को कोई घंटा इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि वो वहाँ पर वो लिटिया का डिसीजन जान चुका है कि वो चैंपियन की तरह इस दुनिया से जाना चाहती है और वो उसके डिसीजन का रिस्पेक्ट करता है। लेकिन भैया इधर लॉर्ड डीमन को तो अलगे भूत चढ़ा है लिटिया को बचाने का, और वो फिर से एक बार खड़ा होता है आरडी को डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन भाई आरडी तो आरडी है, ये हम एपिसोड नंबर 1 से ही रट्टा लगाते आ रहे हैं। वो सचमुच यहाँ पर उसका पावर देखकर आप हैरान हो जाओगे। वो अपना सबसे पावरफुल हमला करता है और इतना तेजी से स्टेप करता है कि भाई साहब लॉर्ड डीमन एक बार में ही तबाह हो जाता है और वो मर जाता है। मरते मरते लॉर्ड डीमन आरडी से कहता है कि तुम बहुत पछताओगे और इसका भुगतान तुम्हें फ्यूचर में करना पड़ेगा और तुम अपने हाथ से ही लिटिया को मारोगे। इतना कहने के बाद वो हवा में गायब होने लगता है और हम देखते हैं कि इधर आरडी भी हवा में गायब होने लगता है और जेनी और रीना भी। दरअसल दोस्तों वहाँ पे उन लोगों को जो गॉड ने दिया था मिशन, वो मिशन अब पूरा हो चुका है और ये लोग वापस से अपने टाइम में जा रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमें पता चलता है कि लिटिया को पहले से ही पता है कि ये लोग फ्यूचर से आए हैं, जहाँ पर लिटिया उन दोनों से कहती है फ्यूचर का लाइफ कैसा है, अच्छा है ना। पहले तो वो दोनों लड़कियां कुछ नहीं बोलती, लेकिन बोलती हैं कि बहुत अच्छा है फ्यूचर की लाइफ, जनरली बहुत सुंदर और पीसफुल है। जिसको सुनने के बाद लिटिया को सुकून मिलता है और वो उसे गले लगाते हुए कहती है कि मेरा ये छोटा सा मैसेज तुम लोग आरडी तक जरूर पहुंचा देना। अब दोस्तों यहाँ पर हम दूसरे सीन में किंग वार्वटोस को देखते हैं, जिसे पता लग गया है कि जिसे हम लोग मारने के लिए आए हैं वो अब इस दुनिया से मर चुका है, यानी कि लॉर्ड डीमन जा चुका है। और उसे ये भी पता चल जाता है कि उसे मारने वाला वही तीनों लोग हैं, आरडी और वो दोनों लड़कियां। जिसके बाद वो हवा में उड़ता है और ऐलान करते हुए सारे सैनिकों से कहता है हमारी जंग यहीं पर खत्म हुई, अब हम लोगों को घर लौटना है। जहाँ पर हम देखते हैं कि उनके सैनिक बहुत खुशियां मना रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरे सीन में आरडी को फिर गॉड से मिलते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो पूछता है आखिर यार तुम हो कौन, जिस पर भगवान उसे कहते हैं तुम अपना मुझे दोस्त मानो। जहाँ पर आरडी उसे कहता है कि मुझे तुमसे वापस दोस्ती नहीं करनी और तुमसे जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलता, और यही सेम बात गॉड भी उसे कहते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के सामने डिसअपीयर हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग वापस से अपने प्रेजेंट लाइफ में आ जाते हैं, जो लाइफ चल रही होती है। यहाँ पर देखते हैं कि वो तीनों लोग सीट पर सोए हैं, बस इतनी सी बातें, जबकि वो लोग एक पूरा टाइम ट्रेवल कर कर अपने पास्ट को चेंज कर कर आ रहे हैं। वो लोग जब अपने गाड़ी से नीचे उतर कर जाते हैं तो वो उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर लिटिया ने बहुत सारे डीमंस का गाँव को तबाह किया था। तभी दोस्तों वहाँ पर रीना आरडी के पास जाकर उसको कान में वही बात बताती है जो लिटिया ने उसे बताया था। दरअसल दोस्तों लिटिया उससे ये कहती है चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग आपस में दोस्त रहेंगे, और लिटिया उससे ये भी बताती है कि हम तो शुरू से जानते थे कि आरडी वहाँ पर किंग वार्वटोस का पुनः जन्म है। तभी आरडी के पीछे भाई हम देखते हैं कि लिटिया का स्पिरिट दिखाई देता है और वो आरडी को आगे की तरफ ढकेलते हुए कहता है जाओ और अपनी लाइफ मजे से जियो। और दोस्तों इसी के साथ हमारा लॉर्ड डीमन का ये सीजन यहीं पर समाप्त होता है।